गया स्टार्ट। स्टार्ट करें। चलिए आइए, सभी कोई बहुत बहुत स्वागत है। तो नालंदा क्लासेस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। तो जैसा कि हम कॉमर्स का यहाँ पर शिक्षक की भर्ती के लिए भी तैयारी करना शुरू करा दिए हैं सभी को। तो कॉमर्स के लिए अगर बोला जाए तो अभी और कहीं भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही है। केवल और केवल अगर बिलासपुर में देखते हैं तो एकमात्र संस्थान है नालंदा क्लासेस बिलासपुर, जहां पर आपको ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल मिलेगा। और कहीं अगर मिलेगा तो शायद मेरा ही मिल जाए और वो रिकॉर्डेड मिल जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो क्लासेस रहेंगी पिछले क्लासेस से इस बार थोड़ा सा और ज्यादा कुछ उसमें इन्वॉल्व रहेगा भाई, और ज्यादा चीजों का समावेश रहेगा और चीजें बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो जो भी कॉमर्स व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो एड्रेस एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, नालंदा क्लासेस बिलासपुर अमर कॉम्प्लेक्स गांधी चौक के पास, है ना। तो जो भी हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, ये कांटेक्ट कर लीजिए इस नंबर पे। और अगर ऑनलाइन कोई जुड़ना चाहता है तो प्ले स्टोर में जाकर नालंदा क्लासेस बिलासपुर करके लिखिएगा और उसमें आपको ऐसा झंडा दिखेगा, एनसी लिखे रहेगा उसमें, तो उसको जाके डाउनलोड करिए और वहां से आप सब्सक्रिप्शन लेके क्या कर सकते हैं, अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो अभी 2 क्लासेस हो चुके हैं हमारे यहाँ पर कॉमर्स व्याख्याता के, और 2023 में जो आपके प्रश्न पत्र आए थे उसको यहाँ पर एमसीक्यू को सॉल्व कराया जा रहा है। तो अभी 2 वीडियो में मैंने लगभग, पहले वीडियो में 25 क्वेश्चन, दूसरे वीडियो में 25 क्वेश्चन, यानी टोटल 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी 50% उसका कंप्लीट हो चुका है। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आज भी 25 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा, हम 75 पे पहुंचेंगे। और कल जो है एमसीक्यू का लास्ट क्लास रहेगा और उसके बाद जो आपकी क्लासेस जो बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी से, है ना। चलिए, तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर हमको कराने हैं उस पे आते हैं फिर से। चलिए, तो अभी तक जितने क्वेश्चन जो भी ऑनलाइन उपस्थित हैं और ऑफलाइन, किसी को कहीं भी इन 50 क्वेश्चन में चीजें प्रॉपर रूप से समझ में आई है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं किया है? इधर ऑनलाइन वालों से भी देख लेता हूं मैं, है ना, ऑनलाइन वाले भी कमेंट करें। अच्छा, तो गोपाल जी, दुलेश्वर, मोक्षदा और नीतीश कुमार और गोपेंद्र सर, चलिए सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई हमारे क्लास में। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो कितने 50 क्वेश्चन हो गए ना। चलिए, तो आज चलते हैं 51 से हम स्टार्ट करते हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन और मस्त क्वेश्चन है। थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, अगर बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा तो। इतना ठीक है कि और थोड़ा बड़ा? ठीक है, चलेगा। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका 51, ये है कि रोकड़ बही क्या है। चलिए, रोकड़ बही क्या है यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न। बहुत आसान और सरल क्वेश्चन है ना। तो रोकड़ बही क्या है, चलिए जवाब भी दे सकते हैं ऑनलाइन वाले अगर देना चाहे तो, और ऑफलाइन वाले भी देना चाहे तो जवाब दे सकते हैं कि रोकड़ बही, या जिसको हम क्या बोलते हैं, कैश बुक। क्या बोलते हैं? कैश बुक। तो कैश बुक कौन सी बुक है? स्मारिका बही है, प्रधान बही है, सहायक बही है, मेमोरेंडम बुक है, प्रिंसिपल बुक है, सब्सिडरी बुक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सहायक बही। ध्यान रखिएगा, क्या है इसका सही आंसर? सहायक बही। ये सहायक बही भी है और साथ ही साथ प्रधान बही भी है, यानी इसका जो आंसर है वैसे दोनों हो सकता है, बी और सी। अगर यहां पर ऑप्शन में ई ऑप्शन ऐसा दिया रहता, या इनमें से कोई नहीं के जगह, इनमें से कोई नहीं के जगह अगर यहां पर बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों रहता तो ये सही ऑप्शन रहता। ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कैश बुक जो है वो सब्सिडरी बुक भी है और वह साथ ही साथ प्रधान बही भी कही जाती है व्यापार की।
अगर ऑप्शन में दोनों ऑप्शन रहता तो दोनों वाला जो ऑप्शन है वो सही मारते आप। अब यहाँ पर फिलहाल पूछा गया है कि रोकड़ बही कौन सी बही है, तो सहायक बही अगर ऑप्शन में तो पहले उसको लीजिए। अगर सहायक बही ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आप प्रधान बही की ओर जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर कुछ चीजें मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे यहाँ तो केवल रोकड़ बही के बारे में बात किया गया है, हम यहाँ पर थोड़ा सा सहायक बही के बारे में देख लेते हैं कि सहायक बही में किसको किसको लिया जाता है। सहायक बही कौन कौन सी सहायक बहिया होती है? सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक्स देख रहे हैं हम, सब्सिडरी बुक्स देख रहे हैं। कौन कौन सी व्यापार में सहायक बहिया होती है? पहला हम लिखेंगे क्रय बही, दूसरा लिखिएगा विक्रय बही, विक्रय बही। क्रय बही मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? परचेस बुक बोलते। क्या बोलते हैं? परचेस बुक। और इसको सेल्स बुक बोलेंगे, सेल्स बुक। तीसरा है आपका क्रय वापसी बही, क्रय वापसी बही, जिसको हम बोलते हैं परचेस रिटर्न बुक, है ना, परचेस रिटर्न बुक। चौथा है आपका विक्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, जिसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। फिर एक होता है आपका प्राप्य विपत्र बही, प्राप्य विपत्र बही, जिसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल्स बुक। एक होता है आपका देय विपत्र बही, देय विपत्र बही, जिसको हम बोलेंगे बिल्स पेबल, बिल्स पेबल बुक। ठीक है। और इसी के बाद 7वां पॉइंट लिखिएगा, यहां पर एक वर्ड लिखा था, कौन सा? मेमोरेंडम बुक, स्मारिका बही जिसको बोलते हैं, स्मारिका बही, या जिसको क्या बोला जा रहा है? मेमोरेंडम। ठीक, मेमोरेंडम बुक जिसको बोलते हैं, यानी इसी को एक और नाम है जर्नल प्रॉपर भी जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। तो स्मारिका बही या जर्नल प्रॉपर आप बोल सकते हैं, वो भी आपका इसी में आएगा। और साथ ही साथ 8वां पॉइंट लिखिएगा आप, रोकड़ बही, रोकड़ बही या कैश बुक। ठीक, इसको जर्नल प्रॉपर या और साथ में क्या बोलते हैं? मुख्य जर्नल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य जर्नल भी बोलते हैं। स्मारिका बही या मुख्य जर्नल या जर्नल प्रॉपर। तो यहां पर आपको क्या चीज समझना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी कोई, कि जो 1 से लेकर पूरा जो 7 तक अगर हम बात करते हैं, है ना, या हम 6 तक जो बात करते हैं, 1 से लेकर जो 6 तक बात करें, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, प्राप्य पत्र, देय विपत्र, ये सारे के सारे जो सौदे उधार से रिलेटेड होते हैं, यानी जिन वस्तुओं का क्रय और विक्रय किया जाता है, जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं, उन्हीं वस्तुओं को खरीदने और बेचने के संबंध में जो उधारी प्रविष्टि होती है, जो उधार में किए जाते हैं, उसका एंट्री होता है। ध्यान रखिएगा, मैंने कल भी बताया था कि सहायक बही एक ऐसी बही है जहां पर केवल और केवल उधार सौदों का लेखा किया जाता है, नगद सौदों का लेखा नहीं करते हैं। कौन से चीज को छोड़कर? सहायक बही के अंतर्गत किसको छोड़कर? रोकड़ बही को छोड़कर। रोकड़ बही को छोड़कर अन्य जो भी चीज यहां पर आपको दिख रहा है, सभी में उधार सौदों का क्या किया जाता है? लेखा किया जाता है। और स्मारिका बही या जिसको हम मेमोरेंडम बुक बोलते हैं या जर्नल प्रॉपर बोलते हैं, तो जर्नल प्रॉपर में केवल उन्हीं चीजों का लेखा किया जाता है जो इनमें नहीं आएगा, यानी जो 7 में नहीं आएगा, रोकड़ बही और इनमें छोड़कर जो एंट्री बचते हैं उसको कहां लिया जाता है? आपके जर्नल प्रॉपर में। जैसे मैं बोलूं कि आपने संपत्ति पे क्या लगाया? हरास लगाया। अगर हम संपत्ति पे हरास लगा रहे हैं, संपत्ति पर क्या लगा रहे हैं? हरास लगा रहे हैं, यानी डेप्रिसिएशन ऑन हम बोलते हैं एसेट्स।
तो ये कौन से एंट्री में जाएगा या कौन से किताब में इसको लिखेंगे, ध्यान रखिएगा जर्नल प्रॉपर में जाएगा। कहां जाएगा ये, जर्नल प्रॉपर में। क्योंकि संपत्ति पे हरास जब हम लगा रहे हैं तो किसी को कैश में पैसा नहीं दे रहे हैं या किसी से कैश में पैसा नहीं ले रहे। अगर पैसा दे नहीं रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, मतलब कैश से रिलेटेड तो नहीं है ना। अगर कैश से रिलेटेड रहता तो कहां चले जाता, कैश बुक में चला जाता, है ना। और यहां पर कोई उधार वाला बात भी नहीं कि आपने किसी से उधारी थोड़ी लगाया, आपने अपने संपत्ति पे क्या लगाया, हरास लगाया, डेप्रिसिएशन लगाया। तो डेप्रिसिएशन यह कई सारे ऐसे एंट्री है, जैसे आपने किसी संपत्ति को बेचा और बेचने पर अगर कुछ लाभ या क्या हो जाता है, हानि हो जाता है, ऐसे एंट्री को भी जनरल प्रॉपर में लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। तो जनरल प्रॉपर में ऐसे एंट्री आते हैं जो यहां नहीं आते हैं। तो चलिए, इस प्रकार आपको शायद पूरे बही, सहायक बही के बारे में मैंने बता दिया। सब्सिडरी बुक, तो सब्सिडरी बुक में सभी किताबें आ जाएगी, इतने जितने सारे मैंने 8 आपको लिखाए हैं। और यहाँ पर रोकड़ बही, ध्यान रखिएगा, रोकड़ बही में केवल नगद व्यवहारों का लेन देन किया जाता है, उधार, ठीक है, किसी का भी लेखा यहाँ पर उधार प्रविष्टि नहीं की जाती, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। और जितने भी क्रय बही, विक्रय बही वगैरह जो भी आप बनाएंगे सब्सिडरी बुक, किसी भी संपत्ति के क्रय और विक्रय का लेखा वहां पर नहीं किया जाता है। आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि जो यहाँ 1 से लेकर 6 तक जो दिख रहा है आपको, यानी देय विपत्र तक का, तो किसी भी संपत्ति का क्रय या विक्रय का लेखा यहां पर नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चाहे आप नगद में कर रहे हो, चाहे आप उधार में कर रहे हो, संपत्ति के क्रय और विक्रय का लेखा नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है एक एक चीज। चलिए, तो रोकड़ बही क्लियर है। रोकड़ बही को व्यापार का क्या बोला जाता है, प्रधान बही भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन में अगर दोनों रहता तो दोनों ही इसके सही आंसर होते, बी और सी दोनों होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल सहायक बही को हमको मारना पड़ेगा, क्योंकि सहायक बही के अंतर्गत ही हम क्या पढ़ते हैं, रोकड़ बही। और रोकड़ बही को व्यापार की प्रधान बही भी माना जाता है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में यहां से क्या पूछता है रोकड़ बही से, वो भी मैं बता दे रहा हूं। रोकड़ बही से जो सामान्यतः क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि रोकड़ बही का जो डेबिट पक्ष है, रोकड़ बही का या कैश बुक का बोल सकते हैं, कैश बुक का जो डेबिट पक्ष है, डेबिट पक्ष, रोकड़ बही के डेबिट पक्ष को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइएगा जल्दी से, जिनको भी पता हो। रोकड़ बही के डेबिट पक्ष को यानी डेबिट साइड को या नाम पक्ष को कौन से या किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको प्राप्ति पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं डेबिट साइड को? प्राप्ति पक्ष, रिसिप्ट साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिसिप्ट साइड बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है आपका कैश बुक से। तो कैश बुक में क्या पढ़े कि कैश बुक एक सहायक बही है, ध्यान रखिएगा, सब्सिडरी बुक है। कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक, इट इज आल्सो अ क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल बुक है, यानी प्रधान बही है। साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान में रखना है कि इसके जो डेबिट साइड है उसको हम रिसिप्ट साइड बोलते हैं, और क्रेडिट साइड को क्या कहा जाता है? चलिए ये भी लिख लीजिए, रोकड़ बही के क्रेडिट पक्ष को, क्रेडिट पक्ष को क्या कहा जाता है भाई? पेमेंट साइड। क्या बोलते हैं हम लोग? पेमेंट साइड, यानी भुगतान पक्ष। तो अभी बस हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जब हम कैश बुक पढ़ेंगे तो पूरा कैश बुक के बारे में जानेंगे कि सिंपल कैश बुक कैसा होता है, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, है ना, और पिटी कैश बुक, ये सब हम वहां पर पढ़ेंगे। तो चलिए, और रोकड़ बही से अगर एक क्वेश्चन और अगर करना चाहते हो, चलो एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूं। रोकड़ बही के प्रकार लिख लो, रोकड़ बही के प्रकार देख लेते हैं, कितने प्रकार के? टाइप्स ऑफ कैश बुक, कैश बुक कितने प्रकार के होते हैं? चलिए एक क्वेश्चन ये है जल्दी से, या तो इसको न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि कैश बुक के कितने प्रकार होते हैं, है ना, ऐसे, या तो सीधा नाम दे सकता है और पूछेगा कि इनमें से कौन सा रोकड़ बही का प्रकार नहीं है। ठीक है, अभी वर्तमान में जो प्रश्न पूछने का तरीका रहेगा वैसे ही रहेगा, तो आपको पूरा डिटेल में उसको जानना जरूरी है ना, कि रोकड़ बही जो है वो कितने प्रकार का होता है। चलिए ऑनलाइन वाले भी जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं। तो
कुल कितने प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा, 4 प्रकार का, 4 प्रकार का होगा। तो लिखिएगा रोकड़ बही कुल 4 प्रकार के होते हैं। अब उन प्रकारों को मैं यहां पर लिखा रहा हूं आपको। पहला लिखिएगा, पहला जो है जिसको हम बोलते हैं सामान्य रोकड़ बही, सामान्य रोकड़ बही, सिंपल कैश बुक, सिंपल कैश बुक के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका द्विस्तंभी, क्या बोला जाता है, द्विस्तंभी, हाँ, डबल कॉलम, द्विस्तंभी रोकड़ बही, द्विस्तंभी रोकड़ बही, जिसको हम डबल कॉलम कैश बुक बोलते हैं, डबल कॉलम कैश बुक बोलेंगे। तीसरा है आपका त्रिस्तंभी, त्रिस्तंभी रोकड़ बही, त्रिस्तंभी रोकड़ बही, जिसको हम बोलते हैं 3 कॉलम कैश बुक। और चौथा कौन सा है, चौथा है खुदरा रोकड़ बही, खुदरा या इसी को क्या बोलते हैं, लघु, खुदरा रोकड़ बही या लघु रोकड़ बही के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। इसको हम पीटी कैश बुक बोलते हैं, पीटी कैश बुक बोलते हैं। तो पीटी कैश में भी एक सिंपल पढ़ते हैं और एक एनालिटिकल पढ़ते हैं ना, विश्लेषणात्मक, और एक साधारण लघु रोकड़ बही पढ़ते हैं ना। तो लघु रोकड़ बही के भी 2 प्रकार के होते हैं। अगर आप इसी में डबल कॉलम देखेंगे तो डबल कॉलम में भी आप देखते हैं कि आपको एक मिलेगा रोकड़ और कौन सा, बट्टा वाला, और क्या हो सकता है, बैंक और बट्टा हो सकता है, और एक हो सकता है, क्या हो सकता है, रोकड़ बट्टा बैंक बट्टा, एक हो सकता है रोकड़ और बैंक। 3 प्रकार के, यानी द्विस्तंभी रोकड़ बही भी कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के, यानी रोकड़ और बट्टा कॉलम वाला, बैंक और बट्टे कॉलम वाला, रोकड़ और बैंक कॉलम वाला। ठीक, तो इस प्रकार लगभग मैंने कैश बुक को थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है। अच्छा, सभी से ये प्रश्न है, जो अगर पुराने विद्यार्थी पे जुड़े हैं हमसे और नए जो भी है, कि रोकड़ बही में, ठीक है, मान लीजिए साधारण रोकड़ बही है या द्विस्तंभी या त्रिस्तंभी, कोई सा भी रोकड़ बही है, वहां पर खाता पृष्ठ तो लिखा जाता है, खाता पृष्ठ का एक कॉलम आता है, दिनांक विवरण, फिर एक कॉलम जो खींचा जाता है वो इनवाइस नंबर का रहता है, यानी बीजक क्रमांक का रहता है कि प्रमाणक संख्या का नंबर रहता है। ये बताइए, खाता पृष्ठ तो रहेगा वहां पर और उसके बाद राशि का कॉलम तो रहेगा, मगर वो कॉलम जो मैं पूछ रहा हूं, जो खाता पृष्ठ के पहले वाला कॉलम है, वो आपका वाउचर नंबर का रहता है कि इनवाइस नंबर का रहता है, बताइए, प्रमाणक संख्या है कि बीजक क्रमांक रहता है। चलिए जल्दी से बताइए, जो भी बताना चाहते हैं ऑनलाइन वाले कमेंट करें भाई। देखिए, एक एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, आप सब पढ़ चुके हैं मगर चीजों को आप थोड़ा सा देखते नहीं है, तो हमको ठहराव के साथ पढ़ना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो वहां ध्यान रखिएगा, जब भी आप कैश बुक बना रहे हैं, मतलब वहां पर आएगा प्रमाणक संख्या, वाउचर नंबर, ठीक है, वाउचर नंबर आएगा, ध्यान रखिएगा। यानी कैश बुक बनाते समय हम जो यूज करते हैं यहाँ पर प्रलेख या डॉक्यूमेंट जो रहता है, उसका जो नंबर हम यूज करते हैं वो वाउचर नंबर। कैश में जो भी आपने डील किया है उसके लिए जो बिल आप बनाते हैं उसको बोला जाता है वाउचर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैश में जो भी बिल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाउचर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो मोक्षदा सिंह ठाकुर जी, ठीक, मोक्षदा जी, तो इस पे रहता है प्रमाणक संख्या, ध्यान रखिएगा, कैश बुक में क्या रहता है, प्रमाणक संख्या रहता है, ना कि यहाँ पर हम इनवाइस नंबर। जो भी यहाँ पर आपको एक बार और बता दे रहा हूं कि जो आपने सहायक बही पढ़ा, एक अलग से लिख के रखना, इसमें कौन कौन से नंबर, इसको मैं अलग से यहाँ पर लिखा रहा हूं आपको, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, सभी कोई एक नया पेज ले लीजिए और वहां पर थोड़ा सा लिखेंगे जो चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है। एक प्रश्न ये अगर कोई बनाना चाहे, जैसे बोलते ना कि बहुत ज्यादा अगर
इन्वॉल्व होके अगर कोई क्वेश्चन बनाना चाहे तो ये क्वेश्चन को जरूर बना सकते हैं। चलो हम बनाते हैं एक क्वेश्चन, यहां पर रखते हैं सूची 1 और यहां पर साइड में रखते हैं सूची 2। ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमको मिलाना है। अब मैं यहां पर क्रय बही लिख दिया, परचेज बुक। इसमें दिख रहा है ठीक ठाक कि नहीं समझ में आ रहा? एक मिनट, पिंक हो गया है, इसको थोड़ा येलो करते हैं। येलो में थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखता है ना, येलो से। तो पहला हम लिख रहे हैं, अरे फिर कहे के लिए ये हो गया। चलिए, क्रय बही क्या लिख रहे हैं? क्रय बही यानी परचेज बुक। चलिए, दूसरा लिख रहे हैं हम विक्रय बही, जिसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स बुक। तीसरा हम लिख रहे हैं क्रय वापसी बही, क्रय वापसी बही, जिसको हम बोलेंगे परचेस रिटर्न बुक, है ना, परचेस रिटर्न बुक। अगला हमने पढ़ा विक्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, जिसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न बुक, है ना, सेल्स रिटर्न बुक हो गया। फिर हमने देख रहा है कि क्या चीज पढ़ा हमने? रोकड़ बही, रोकड़ बही, कैश बुक। चलिए, तो ये है, कितने ऑप्शन दिख गए? 5 ऑप्शन है। अब मैं अलग अलग जगह अलग अलग रख रहा हूं, आप लोगों को सही जोड़ी बताना है। चलिए, जैसे मैं यहां रख दे रहा हूं, मान लीजिए वाउचर नंबर, जिसको क्या बोलते हैं? प्रमाणक संख्या। ठीक है, यहां पर मैं रख दे रहा हूं, मान लीजिए डेबिट नोट नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना ची क्र, नाम चिट्ठी क्रमांक बोलते हैं। अगला मैं रख दे रहा हूं, मान लीजिए क्रेडिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर, जमा चिट्ठी क्रमांक जिसको बोल सकते हैं। अगला लेते हैं हम इनवाइस नंबर, इनवाइस नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं? बीजक क्रमांक बोलते हैं, बीजक क्रमांक बोलते हैं। ठीक है, तो डेबिट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, इनवाइस नंबर हो गया, वाउचर नंबर हो गया। ठीक, और एक क्या है यहाँ पर? चलो और एक बार ले लेते हैं, इनवाइस नंबर या बीजक क्रमांक। चलिए, तो 2 बार हमने यहाँ पर बीजक क्रमांक लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी, चलिए अब इसमें बताइए सभी कोई, क्रय बही अगर बनाते समय कौन से नंबर को वहां पर लिखा जाता है? क्रय बही बना रहे हैं तो वाउचर नंबर लिखोगे, डेबिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर, इनवाइस नंबर लिखोगे, क्या लिखोगे? चलो, परचेज बुक में किसको लिया जाता है? चलिए, तो अगर जिनको याद है तो ठीक है, याद रखिएगा, जब भी उधारी में क्रय और विक्रय करते हैं उसके लिए आप जो बिल बनाते हैं उसको हम इनवाइस या बीजक बोलते हैं। तो खरीदते समय और बेचते समय जो बिल बनता है उसको बीजक बोलते हैं, और वो उधारी सौदा रहता है। उधारी सौदे में जो भी खरीदोगे बेचोगे उसके लिए क्रय बही और क्या बनाओगे? विक्रय बही। दोनों में ही बीजक क्रमांक या इनवाइस नंबर को लेते हैं, यानी इसका भी इनवाइस नंबर आएगा और इसका भी आपका इनवाइस नंबर आएगा, दोनों में इनवाइस नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्रय वापसी बही, कल मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन हमेशा आता है, बार बार पूछता है। डेबिट नोट कौन जारी करता है? डेबिट नोट कौन जारी करता है? क्रेडिट नोट कौन जारी करता है? तो क्रेता जो है, परचेसर जो है, वो डेबिट नोट जारी करता है, और जो सेलर जो है वो क्रेडिट नोट जारी करता है, मैंने बताया था। तो खरीदा हुआ माल जब आदेश अनुसार नहीं रहता है तो हम क्रय वापसी बही बनाते हैं, और क्रय वापसी बही बनाते समय वहां नाम चिट्ठी क्रमांक यानी क्या चीज यूज करते हैं? डेबिट नोट नंबर। तो इसका जो आंसर है डेबिट नोट नंबर आएगा। उसी प्रकार विक्रय वापसी का क्या आ जाएगा? क्रेडिट नोट नंबर आ जाएगा। और रोकड़ बही बनाते समय आप यूज करते हैं वाउचर नंबर। तो एक प्रश्न ये मैंने आपको यहां पर बता दिया है ना। तो इस तरह का भी प्रश्न क्या हो सकता है? एग्जाम में जनरेट हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं।
और भी ऐसे ही प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन मैं बीच बीच में लाता रहूंगा, बताते रहूंगा, जहां पर हमको लगेगा कि है यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है, एग्जाम में आ सकता है। तो भले यहाँ जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी उसको सॉल्व करेंगे साथ ही साथ, और कुछ और बीच में आएंगे तो ऐसे मैं बताता रहूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज समझ में आया। नगद खरीदे या बेचे, यानी क्रय वापसी या विक्रय वापसी, क्रय बही या विक्रय बही, दोनों में ही क्या यूज करना है आपको, बीजक क्रमांक यूज करना है, इनवाइस नंबर। मगर क्रय वापसी बही में नाम चिट्ठी क्रमांक यूज करना है, यानी डेबिट नोट नंबर, और विक्रय वापसी बही में आपको क्रेडिट नोट नंबर यूज करना है, जमा चिट्ठी क्रमांक का यूज करना है। ठीक है, क्रेता के द्वारा परचेज बुक यानी परचेज रिटर्न बनाएगा वो, और विक्रेता क्या बनाता है, सेल्स रिटर्न बनाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और रोकड़ बही में वाउचर नंबर का यूज होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नगद में जो व्यवहार कर रहे हैं उसके लिए जो बिल बनाते हैं वहां पर वाउचर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वाउचर बोला जाता है। उसके लिए जो बिल बनता है उसको वाउचर बोलते हैं, इसलिए वाउचर नंबर लिखते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम इसी में। तो देखिए अभी एक ही क्वेश्चन में है, मैं अभी हम लोग चालू कर रहे हैं क्लास, कितना 10 मिनट हो गया होगा, मगर अभी हम कहाँ पर, एक ही क्वेश्चन। अब मैं खाली एक क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो बहुत सारे डायमेंशन है उसको कवर करने का यहाँ प्रयास करता हूँ, है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आपको जो भी पढ़ाऊं भाई अच्छे से पढ़ाऊं और आपका सिलेक्शन आप ले, है ना। तो क्वेश्चन जहां से भी पूछे, जैसे भी घुमा के पूछे, उसके कितने डायमेंशन हो सकते हैं उसको अपन यहाँ कवर अप करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, लिखा है कल्पिता को किया गया नगद विक्रय डेबिट किया जाएगा। अब ये बहुत आसान प्रश्न है, अगर जो भी जनरल प्रविष्टि पढ़े हैं तो जनरल प्रविष्टि से संबंधित बहुत आसान प्रश्न है। आपको मैं जनरल प्रविष्टि भी पढ़ाऊंगा, है ना, आप इसके लिए बेफिक्र रहिएगा। कोई भी ये मत सोचना कि अभी डायरेक्ट बता दे रहे तो बाद में पढ़ाएंगे कि नहीं, मैं जनरल प्रविष्टि भी आपको पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल यहां पर अगर आप नगद विक्रय करते हैं तो 3 प्रकार के नियम हम पढ़े हैं। एक होता है कौन सा, व्यक्तिगत खाते का नियम आप पढ़ते हैं, व्यक्तिगत खाते का नियम। दूसरा आप वस्तुगत खाते का नियम, या जिसको वास्तविक खाता भी बोलते हैं हम लोग, वास्तविक खाता भी बोलते हैं। और तीसरा होता है नाम मात्र, या जिसको हम क्या बोलते हैं, अवास्तविक बोलते हैं, अवास्तविक बोलते हैं। तो इसको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ये पूरा पढ़ाऊंगा अभी। पर्सनल अकाउंट के भी 3 प्रकार होते हैं ना, पर्सनल अकाउंट को भी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अभी सिंपल सा मैं बस ऐसे ही बता दे रहा हूं जल्दी से। रियल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट हो गया, और लास्ट वाला नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो व्यक्तिगत का नियम क्या है कि जो भी रिसीवर रहेगा, यानी जो पाने वाला व्यक्ति है, जो भी पाने वाला व्यक्ति रहेगा उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, विकलन करते हैं। और जो भी देने वाला व्यक्ति है, गिवर, देने वाले व्यक्ति को क्या किया जाता है, समाकलन किया जाता है। इतना तो बेसिक रूल सबको पता होना चाहिए, और पता होगा। इसी को गोल्डन रूल्स भी कहते हैं हम, है ना, इन लेखांकन के या डबल एंट्री सिस्टम के गोल्डन रूल्स के रूप में भी इसको जानते हैं हम। वस्तुगत का नियम क्या है कि व्यापार में अगर वस्तु आएगा, व्यापार में वस्तु का आना क्या किया जाता है, डेबिट। यानी अगर गुड्स, अगर क्या हो रहा है व्यापार में, इन हो रहा है तो डेबिट करिए। अगर गुड्स आपका क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, तो उसको क्रेडिट करिए। यानी व्यापार से वस्तु का जाना, व्यापार से वस्तु का जाना जो है वो क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो व्यापार में वस्तु आएगा तो 3 प्रकार के यहाँ पर खाते खोले जाते हैं मुख्य रूप से। पहला खाता है व्यक्तिगत खाता, दूसरा वस्तुगत खाता, और तीसरा नाम मात्र के खाते। तो व्यक्तिगत खाता ये बोलता है कि जो पाने वाला व्यक्ति है उसको डेबिट करिए, जो देने वाला है उसको क्रेडिट करिए। वस्तुगत का नियम है कि व्यापार में वस्तु आएगा डेबिट करिए, व्यापार से वस्तु जाएगा क्रेडिट करिए। अवास्तविक का नियम क्या है कि व्यापार में जो भी व्यय या हानि होता है, यानी जो भी एक्सपेंसेस है या जो भी लॉस है, उसको क्या करिए, डेबिट करिए। जो भी इनकम या क्या है आपका प्रॉफिट है, आय या लाभ को क्या करना है, क्रेडिट करना है। यही नियम है। तो व्यय या हानि को विकलन करते हैं, आय या लाभ को क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, नाम मात्र खाते या अवास्तविक खाते के अंतर्गत। ठीक है।
और यहाँ नाम मात्र खाते में ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता है। अगर आप श्याम को वेतन दिए तो श्याम का नाम नहीं लिखोगे, खाली वेतन शब्द का ही क्या करेंगे, पूरे समूह के लिए हम सीधा वर्ड, एक ही वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं यहाँ नाम मात्र का खाता बोला जाता है। चलिए, इतना लगभग सभी को पता था। चलिए अब आते हैं इसमें, इसी के नियम के हिसाब से देखते हैं। तो कल्पिता को किया गया नगद विक्रय, हम नगद बेचेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वस्तु क्या आ रहा है, पैसा। तो हमने पढ़ा था वस्तुगत का नियम कि जो भी चीज व्यापार में आएगा उसको क्या करते हैं, विकलन करते हैं। तो इस प्रकार पैसा या रोकड़ या जिसको हम क्या बोलते हैं, कैश, तो रोकड़ खाता, और क्या वर्ड यूज किया जाता है यहां पर, खाता शब्द का, कैश अकाउंट। हिंदी में लिखेंगे विकलन, इंग्लिश में लिखेंगे डेबिट, कि कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। व्यापार में क्या आ रहा है, वस्तु के रूप में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। नगद बेचेंगे तो, और बेचेंगे तो क्या होगा, माल जाएगा, जो जाएगा उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो क्रेडिट में आपको क्रेडिट न लिखकर जब जनरल प्रविष्टि करते हैं तो टू शब्द का यूज करते हैं, और हिंदी में से शब्द का यूज करते हैं। तो जो चीज जाता है उसको टू करते हैं ना, तो यहां पर टू क्या लिख सकते हो, गुड्स। अब बेचते समय गुड्स अगर जा रहा है तो उसको गुड्स ना लिखकर उसी चीज को क्या लिखा जाता है, सेल्स लिखा जाता है। या तो गुड्स अकाउंट भी लिखोगे तो भी सही है, मगर आगे जाके सीधा उसको किस रूप में लिखा जाता है, बेचते समय सेल्स के रूप में लिखा जाता है। तो टू गुड्स अकाउंट लिख सकते हो या सेल्स अकाउंट लिख सकते हो। अब क्वेश्चन में यही पूछा था कि कल्पिता को किया गया नगद विक्रय डेबिट क्या करेंगे, तो डेबिट क्या होगा भाई आपका, कैश। नगद बेचेंगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा, यानी आपको क्या करना है, रोकड़ खाता इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत आसान प्रश्न था, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, टू क्या था आपका, कल्पिता। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर आपको ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, या आपका कैश डिस्काउंट से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उन क्वेश्चनों को, जनरल प्रविष्टि को अपन जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहां पर मैं शुरू के क्लास में आपको वो चीज बताऊंगा, जहां पर टीडी और क्या मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट यानी सीडी, उस पर हम बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं इसी में। तो समझ में आया ये क्वेश्चन, बहुत आसान था। चलिए तीसरा आते हैं समुद्री भाड़ा वाले पे, क्वेश्चन पे। तो समुद्री बीमा जो है इसका सही क्रम क्या है बोल रहे हैं, यानी जब आप, ये आपका जो क्वेश्चन है ये है आपका बिजनेस का, व्यवसाय का, अध्ययन का। और जब आप लास्ट वाला चैप्टर जैसे पढ़ेंगे तो उसी में आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा, जो आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार वगैरह पढ़ेंगे वहां पर ये आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पूछा गया है समुद्री बीमा का क्षेत्र का सही क्रम क्या है, किस प्रकार से समुद्री बीमा किया जाता है। तो सबसे पहले माल का बीमा कराया जाता है, ध्यान रखिएगा, गुड्स का इंश्योरेंस होता है। फिर पूरे जहाज का इंश्योरेंस किया जाता है। फिर उसके बाद भाड़ा या फ्रिट इंश्योरेंस किया जाता है, और लास्ट में दायित्व बीमा का यूज किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि पहले सेकंड आएगा, तो देखिए सेकंड वाला कहाँ है, दूसरा पहला, दूसरा पहला कहाँ दिख रहा है, और तीसरा चौथा, यानी पहला ही इसका क्या है, राइट आंसर। पहला ही ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है। पहले ध्यान रखिएगा, माल का बीमा करा जाएगा, गुड्स का, फिर पूरे जहाज का बीमा करा जाता है, और फिर भाड़े का बीमा करा जाता है, और लास्ट में आपका दायित्व बीमा किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका क्या चलता है, क्रम चलता है। तो ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं 54 नंबर के क्वेश्चन पे। पैमाने का प्रतिफल के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले। अब एक वर्ड होता है पैमाने का प्रतिफल, हम पढ़ेंगे, और एक होता है परिवर्तनशील, ठीक है, अनुपात भी पढ़ेंगे, परिवर्तनशील अनुपात। एक पैमाने का प्रतिफल हम पढ़ने वाले हैं, और एक परिवर्तनशील क्या पढ़ने वाले हैं, अनुपात पढ़ने वाले हैं। पैमाने का प्रतिफल और परिवर्तनशील अनुपात जब इकोनॉमिक्स में आएंगे तो तब इन दोनों टॉपिक पे हम यहाँ पर बात करेंगे। फिलहाल एक शॉर्ट में ऐसे ही बता दे रहा हूं मैं कि जब किसी वस्तु, यानी आप जब अपने किसी वस्तु का जब भी हम उत्पादन करते हैं और हम अपने उत्पादन को क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो जब भी आप अपने वर्तमान उत्पादन को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने संसाधनों में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। आप अपने संसाधनों में क्या करते हैं, वृद्धि।
व्यापार में या हम अपने कंपनी में या अपने कारखाने में जो हम साधन को लेके चलते हैं, साधनों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। वैसे तीन भागों में भी बांट सकते हैं, मगर मुख्य रूप से देखा जाए तो दो भागों में साधनों को बांटते हैं। एक होता है परिवर्तनशील साधन, एक बोलते हैं परिवर्तनशील, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल जो भी मीन्स हमारे पास है, परिवर्तनशील साधन। और एक होता है आपका स्थायी साधन, स्थायी साधन जिसको हम फिक्स्ड, यहां पर जो भी हमारे पास मीन्स अवेलेबल है ना, ये बोला जाता है। तो संसाधनों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। एक होता है परिवर्तनशील और एक होता है स्थायी। याद रखिएगा कि आप अपने कम समय, अगर मैं आपको बहुत कम समय देता हूं कि 1 साल में या 2 साल के भीतर आप मेरे को उत्पादन 50 से सीधा 100% करके दिखाइए, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जब हमारे पास अल्पकालीन समय रहता है, दो प्रकार के वर्ड यहां पर जानने को मिलेगा, इस चीज को भी ध्यान रखना है। एक वर्ड रहेगा आपका अल्पकालीन, क्या बोला जाता है, अल्पकालीन, और एक होता है दीर्घकालीन। अभी इसी क्वेश्चन में हम आएंगे, समझ में आ जाएगा ये वर्ड। अल्पकाल का मतलब 1 वर्ष तक का समय अगर आपके पास है तो, और 1 वर्ष से जब अधिक के बारे में हम बात करेंगे तो वो क्या बोला जाएगा, दीर्घकाल के अंतर्गत मुख्य रूप से ले लेंगे। अगर 1 वर्ष वगैरह तक का बात हो रहा है, 12 माह तक का बात हो रहा है, तो यहां पर उसको अल्पकाल बोला जाएगा, शॉर्ट टर्म बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अल्पकाल को शॉर्ट टर्म बोलते हैं, शॉर्ट टर्म। और दीर्घकाल को हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं ना, लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो जब विद इन अ ईयर या 1 ईयर बात किया जाएगा तो उसको हम यहां पर शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और जब आफ्टर 1 ईयर अगर बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं, तो हम उसको दीर्घकाल या लॉन्ग टर्म के रूप में यहां पर लेंगे। तो यहां पर जो चीज मैं समझा रहा हूं उस चीज को ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं अल्पकाल में आपको उत्पादन बढ़ाने बोलता हूं, ठीक है, अल्पकाल में, ठीक है, अगर मैं क्या बोलता हूं, अल्पकाल में उत्पादन को आप बढ़ाइए, तो अल्पकाल में या कम समय में आप कभी भी अपने स्थायी संपत्तियों में बदलाव नहीं कर सकते ज्यादा। ठीक है, अगर अल्पकाल में कहने का मतलब 1 साल का समय, मान लीजिए यही हमारी स्थायी संपत्ति है ये बोर्ड, और इसको तुरंत तुरंत आप चेंज करने बोलेंगे तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। या हमारे जो भी फर्नीचर वगैरह है या बहुत बड़ी बड़ी क्या लगती है कंपनी में, मशीनें लगती हैं, तो इनको कम समय में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो कम समय में केवल कौन से साधनों में बदलाव किया जा सकता है, परिवर्तनशील साधनों में बदलाव किया जा सकता है। कम समय में केवल और केवल परिवर्तनशील साधनों में बदलाव किया जा सकता है, मगर दीर्घकाल में आप सभी साधनों में बदलाव कर सकते हैं अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो यहां पर वही टॉपिक है कि अगर अल्पकाल में आप अपने उत्पत्ति के साधनों में बदलाव कर सकते हैं, किसमें, केवल और केवल परिवर्तनशील साधनों में। तो जब अल्पकाल में बात करेगा तो परिवर्तनशील केवल साधनों में बदलाव करके आप उत्पादन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जब बात किया जाता है कि अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करके आप अपने उत्पादन को बढ़ाइए, तो उसको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। क्या बोला जाता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। और यही चीज को जब हम बात करते हैं कि दीर्घकाल में आप अपने संपत्तियों में, अपने साधनों में, जो भी साधन है, और दीर्घकाल में ध्यान रखिएगा आपके चाहे परिवर्तनशील साधन हो चाहे स्थायी साधन हो, दोनों में ही बदलाव करना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि बहुत अधिक समय के बाद आपके स्थायी संपत्तियों में क्या आने लगता है, ह्रास आने लगता है। तो कहीं ना कहीं हमको स्थायी संपत्तियों में भी बदलाव करने की जरूरत पड़ जाती है। तो दीर्घकाल में जब आप अपने स्थायी साधनों में और परिवर्तनशील साधन, यानी सभी साधनों में क्या करते हैं, आप परिवर्तन करते हैं, और जिससे उत्पादन पे पड़ने वाला जो प्रभाव होता है उसको भी आप 3 भागों में बांटेंगे कि पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल और पैमाने का घटता हुआ प्रतिफल। वैसे परिवर्तनशील अनुपात जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी पढ़ेंगे कि यहाँ पर बढ़ता हुआ, फिर घटता हुआ और स्थिर अनुपात, ऐसे करके आप पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना, उत्पत्ति ह्रास का नियम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो सारे चीज को हम
यहाँ पर देखेंगे जब इस टॉपिक पे आएंगे। तो फिलहाल पैमाने का संबंध हमेशा किससे लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, जब भी पैमाना या स्केल बात करेगा दीर्घकाल से इसका संबंध होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दीर्घकाल से, यानी दीर्घकाल में आप अपने जो भी संपत्ति यानी जो भी संसाधन है, संसाधनों में बदलाव करके उत्पादन की मात्रा में जो बदलाव लाना चाहेंगे, तो उसी को यहाँ पर पैमाने के प्रतिफल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी को क्या बोला जाता है, रिटर्न टू स्केल बोला जाता है, और वो हमेशा लॉन्ग टर्म रिलेटेड रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो दिमाग में चला गया, अगर पैमाने का प्रतिफल जब भी आएगा मतलब लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, और जहां पर अगर परिवर्तनशील अनुपात या उत्पत्ति ह्रास नियम वगैरह के बारे में बात करेगा तो वो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड रहेगा, अल्पकाल से। चलिए आगे चलते हैं, इसी में क्वेश्चन में हम अगला है 80 के दशक से पूर्व भारत सरकार की आयात नीति के दो महत्वपूर्ण पहलू कौन से थे। तो आयात नीति की महत्वपूर्ण पहलू के बारे में यहां पर बात कर रहा है कि हमारी जो इंपोर्ट पॉलिसी थी वो कैसी थी। तो आयात, यहां पर इसका जो सही आंसर लिया गया है वो लिया गया ऑप्शन नंबर सी। क्या लिया गया है, सी, आयात प्रतिबंध और निर्यात प्रतिस्थापन। ठीक है, यहां पर 80 के दशक के पहले अगर भारत सरकार की आयात नीति के महत्वपूर्ण पहलू को देखते हैं तो देखिए 1900 वैसे सही देखा जाए तो 1991 के पहले अगर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बंद अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलती है, मगर 80 के दशक में भी क्या होता है, थोड़ा सा चीजों में क्या करते हैं, बदलाव किया जाता है। वहां से कोशिश किया जाता है कि हम अपने व्यापार को कैसे बढ़ा सके। भले एलपीजी प्रोग्राम हमने कब अपनाया, 1991 के बाद अपनाया, मगर 80 के आसपास भी अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड है आयात प्रतिबंध, है आयात आप क्या करना चाहे, कम करना चाहे, आयातों पे क्या लगाना चाहे आपने, थोड़ा प्रतिबंध लगाना चाहा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा आयात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या हो जा रहा है, जो घरेलू उद्योग है वो क्या हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। उस उद्देश्य से आपने आयात पे क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। और निर्यात प्रतिस्थापन, और कोशिश किया कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए, निर्यात कर पाए। तो उस नीति को यहाँ पर क्या किया गया था, 80 के पहले अपनाया गया था, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं इसी में। चलिए आ गया एक क्वेश्चन आपका किसका, अंशों के निर्गमन का, शेयर्स। तो कल या परसों के भी क्लास में हमने एक क्वेश्चन करा था, है ना, शेयर से रिलेटेड करे थे। तो आज भी एक शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, एक थ्योरी क्वेश्चन हमने करा था, यहाँ पर क्या आ गया आपका, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अच्छा, एक 28,80,000 वाला ऋण पत्र का क्वेश्चन आया था ना, जो हमने देखा था। अब ये कहां पर का है, अंश पत्र का क्वेश्चन है। अब पढ़ते हैं इस टॉपिक को, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा उस समय जब पढ़ाऊंगा, अभी मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं कैसे करना है, क्या चीज करना है। तो देखिए, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा सा कुछ चीजों को मैं रिवाइज करा दूं आपको, कि जब कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है तो वह जनता से पैसे किसके थ्रू मांग सकता है, अंशों के निर्गमन के थ्रू मांग सकता है, या ऋण पत्रों के निर्गमन के थ्रू पैसे मांग सकता है। तो जब कंपनी ने जनता को क्या किया, अंश पत्र जारी किए। अब जो भी व्यक्ति जो है, अंश पत्र कितने प्रकार से खरीदे जा सकते हैं, दो प्रकार से, या तो एक मुश्त में आप खरीद सकते हैं जिसको हम लमसम बोलते हैं, और दूसरा है किस्तों पे खरीद सकते हैं जिसको हम इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। लमसम जब खरीदते हैं तो आवेदन के साथ ही सारा पैसा चुका दिया जाता है, और जब हम किस्तों में खरीदते हैं तो चीजों को अलग अलग पार्टों में यहाँ पर बांटते हैं कि आवेदन पे कुछ पैसा देते हैं, ठीक है, आवंटन में कुछ पैसा देते हैं, उसके बाद प्रथम याचना में, द्वितीय याचना में, तृतीय याचना में, ऐसे करके लिया जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को जब वहां पर आएंगे तो वहां पर फिर बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा, अभी नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, छोटा चीज नहीं है, इसको समझाने के लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए, तो पूरा समय अभी यहीं पर निकल जाएगा, अभी शॉर्ट में समझा रहा हूं। तो जब अंशों को निर्गमित किया जाता है, मान लीजिए कोई अंशधारी था, मैं ही था, मैंने किसी कंपनी के 100 अंशों को खरीद लिया। अब पहला इंस्टॉलमेंट मांगने आया तो मैंने उसको दे दिया पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट मांगने आया उसको भी मैंने दे दिया, तीसरा मांगने आता है तो मैं बोला भाई पैसा नहीं है मेरे पास, चौथा मांगने आता है मैं बोला अभी भी पैसा नहीं है। तब इस सिचुएशन पे कंपनी जो है उसको नोटिस जारी करता है, और नोटिस देने के बाद
उस व्यक्ति के अंशों का क्या कर लिया जाता है, हरण। यहाँ एक शब्द आता है अंशों का हरण, जिसको हम फोरफीचर ऑफ क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं, है ना। फोरफिटेड भी कई लोग बोलते हैं, या फोरफीचर आप ले लीजिए, दोनों वर्ड है, फोरफिटेड या फोरफीचर इंग्लिश में, है ना। तो अंशों का क्या किया जाता है, हरण किया जाता है। यानी जिस व्यक्ति ने आपके अंशों पर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है, उसके अंशों का क्या कर लिया जाता है, हरण कर लिया जाता है। यानी जो व्यक्ति अंशों पे बकाया पैसा को नहीं दिया है, जो भी अरियर्स पैसा है उसका भुगतान नहीं किया है, तो उसके अंशों को क्या कर लेते हैं, हरण कर लेते हैं। तो हरण किए गए अंशों को अब कंपनी उससे क्या कर लिया, हरण। हरण का मतलब क्या होता है ये समझना। मान लीजिए आपने एक बाइक खरीदा, जो भी आपका बाइक है या स्कूटर या कार, मान लीजिए एक कार खरीदा आपने, जो भी है, तो कार खरीदा आपने, मान लीजिए 5 लाख रुपए में आपने कोई कार खरीद लिया। पहला इंस्टॉलमेंट 10,000 का था, इसको पटाया आपने। दूसरा इंस्टॉलमेंट 10,000 का था, इसको पटाया। तीसरा 10,000 का इंस्टॉलमेंट था, इसको भी आपने पटा दिया। जैसे ही चौथा इंस्टॉलमेंट मांगने आता है, तो आप बोलते हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। फिर पेनल्टी के साथ वो दूसरा अगला इंस्टॉलमेंट आपको भेजता है, उसको भी आप पटाने में सक्षम नहीं है। तब वो 1-2 नोटिस और भेजेगा आपको कि भाई पैसा पटा दो, नहीं तो गाड़ी खींच के ले जाएंगे। तो जब ऐसा सिचुएशन आया कि भाई तीसरे बार भी आप पैसा नहीं पटाए, तो वो आपके गाड़ी को खींच के कहां क्या, ले गया कंपनी में। अब उसके द्वारा आपके कार का क्या कर लिया गया, एक प्रकार से हरण कर लिया गया। उसी प्रकार अंशों का हरण होता है ना, कि जब कोई व्यक्ति अंशों पे पैसा नहीं पटाता है, तो उसके अंशों का क्या कर लेते हैं, हरण कर लेते हैं। तो हरण वाकई में किस चीज का होता है, जितना पैसा उसने चुकाया था। इस व्यक्ति ने कितना चुकाया था, 30,000। तो जितना पैसा चुकाया जाता है उसी का क्या होता है, हरण होता है। ध्यान रखिए, अगर एक अंश की कीमत है अगर 100 रुपए, कितने का है एक अंश, 100 रुपए का है। अगर आवेदन पे 10 रुपए मांगा गया, आवंटन पे 10 रुपए मांगा गया, ठीक है, प्रथम याचना पे 20 रुपए मांगा गया। अब कोई व्यक्ति इन तीनों का पैसा चुका दिया, वो द्वितीय याचना का पैसा यानी सेकंड कॉल का पैसा मान लीजिए 30 रुपए नहीं चुका रहा है, तो उसने चुकाया कितना, 20, 10, 30 और 10, 40। तो हम जब बोलेंगे कि हरण किया गया उसके अंशों का, तो कितने रुपए के हिसाब से हरण होगा, 40 रुपए के हिसाब से। कितने के हिसाब से, उसने कितना पैसा चुकाया है, 40 रुपए चुकाया है, तो 40 रुपए का अब जितने भी अंश हो गए, मान लीजिए अगर उसके पास कितने अंश है, 100 अंश है, तो 100 गुणा कितना कर देंगे, 40 रुपए कर देंगे, मतलब 400 रुपए का हमने क्या किया, फायदा। हरण एक प्रकार से कंपनी के लिए क्या है, फायदा या लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। ध्यान रखिएगा, हरण का पैसा कंपनी के लिए क्या होता है, प्रॉफिट का पैसा होता है। ये भी हमको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आता है कि हरण की राशि को चिट्ठे के कहां पर दिखाया जाता है, तो चिट्ठे के, ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है हरण को। और कौन से कॉलम के अंतर्गत दिखा सकते हैं उसको, संचय और अतिरेक में, रिजर्व एंड सरप्लस कॉलम में दिखा सकते हैं, उस हेडिंग में। तो एक क्वेश्चन ये भी आपका आता है। अब यहां तक मेरे ख्याल से सब चीज क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा कहानी दिमाग में गया होगा कि भाई अंशों को कैसे हम हरण करते हैं। अब इन हरण किए गए अंशों को हम क्या करते हैं, जनता में पुनः निर्गमन करते हैं। अब वापस लेके आ गए शेयर, अब उसका मालिक कोई नहीं है, फिर से उसको किसी और को क्या करते हैं, हम बेच देते हैं। तो जिसको बोला जाता है पुनः निर्गमन या री इश्यूज बोला जाता है। तो हरण किए गए अंशों को पुनः क्या किया जाता है, री इशू किया जाता है। ये भी हमको ध्यान में रखना है। तो यहां पर री इशू करते समय हमको ये ध्यान रखना है, और पहले जो हमने किया उसको भी ध्यान रखना है, दोनों में कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट के राशि को आपको ले जाके जमा करते हैं कैपिटल रिजर्व में। कहां पर जमा करना है, पूंजी संचय खाता में। तो जब भी आप हरण करेंगे और हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमित करेंगे, और पुनः निर्गमन करने के बाद जो पैसा आपके पास बचेगा लाभ का, उस एक्चुअल लाभ के राशि को आप पूंजी संचय खाते में यानी कहां पर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। वही क्वेश्चन यहां पर पूछा गया आपसे। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पता है ये, इसके अभी बहुत सारे चीज है जो आपको सीखने, मगर वो अभी तुरंत तुरंत नहीं आएगा। मैं यहाँ पर शॉर्टकट बताऊंगा, देखिएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो अब एकदम इजी समझ में आएगा कि एम लिमिटेड के संचालकों ने 10 रुपए वाले 2000 समता अंश, एम लिमिटेड के संचालकों ने 10 रुपए वाले 2000 समता अंश प्रति अंश 7.5 रुपए दत्त, यानी उसने चुकाया कितना, दत्त बोल रहा है मतलब कितना, 7.5 रुपए दत्त या पेड अप जिसको हम बोलते हैं। सामने वाले यानी जिनको भी हमने शेयर दिया उसने कितना पैसा चुका दिया, 7.5 रुपए चुका दिया एक अंश पे। आगे कहता है
₹2.5 की अंतिम याचना का भुगतान उसने नहीं किया और उसके बाद उसके अंशों का क्या कर लिया गया, हरण कर लिया गया। तो एक अंश की कीमत थी ₹10, उसमें से ₹7.5 सबने चुका दिया, केवल ₹2.5 पैसा नहीं आया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या चीज बोला था, जितना चुकाया जाता है उसी का क्या होता है, हरण होता है। जितना चुकाया जाता है उसी का क्या होता है, हरण होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर 2000 अंश है, अगर यहाँ पुस्तक की हरण की राशि बताइए तो आप सीधा क्या करते, 2000 और गुणा कितना, 7.5, तो जितना भी आता कितना, 15,000 आता क्या, देख लेना, शायद 15,000 गुणा करने पे उतना ही आएगा, 7.5 गुणा 2 करोगे 15,000। तो 15,000 रुपए यहां पर हरण का राशि आता है या लाभ की राशि आती कि भाई इस कंपनी ने कितने का हरण कर लिया, 2000 अंशों का हरण कर लिया और एक अंश पे 7.5 इसने मिला था, इसलिए इसको 15,000 रुपए मिल गया। तो इतने का हरण, क्योंकि ₹2.5 नहीं चुका है, मतलब कितना चुका है, 7.5 चुका है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन में कहता है अब हरण किए गए अंशों में से हमने हरण कितना किया, 2000 अंश, मगर पुनः निर्गमन केवल कितना किया जा रहा है, 1000 अंश। और कभी भी जब पूंजी संचय में खाते में जो पैसा हस्तांतरित आप करेंगे, ध्यान रखिएगा, जितना री इशू करते हैं उसको आपको ध्यान देना है। जितना री इशू, क्या बात बोला मैंने, जितना हम पुनः निर्गमन करेंगे, री इशू करेंगे, उसी के पैसे को हम पूंजी संचय में ले जाते हैं। आपने हरण भले कितना किया, 2000 अंशों का, मगर आप री इशू केवल कितना कर रहे हैं, 1000। तो 1000 अंश पे यहां पर पैसा आपको निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर 2000 पे निकालना रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं था। अब क्या बोला है, हरण किए गए 1000 अंशों को ₹6 प्रति अंश की दर से क्या कर दिया गया, पुनः निर्गमित कर दिया। तो अब पुनः निर्गमन करते समय आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अंश कितने रुपए का था भाई, ₹10 का था, और ₹10 की चीज को आपने कितने में निर्गमन किया है, ₹6 में, मतलब ₹4 का आपने क्या उठाया, घाटा। अब इसको शॉर्टकट तरीका एकदम बता रहा हूं, अभी जब मैं उस समय पढ़ाऊंगा तो पूरा एक एक चीज पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा, अभी ऐसे ही देख लो। तो सबसे पहले हमने रीइश्यू कितना किया, 1000 अंश। जो भी कैलकुलेशन करना है वो किस पे करना है, 1000 पे करना है। हमने फायदा कितना उठा रहे थे, ₹7.5 का। जब हम हरण कर रहे थे तो ₹7.5 का क्या उठा रहे थे, फायदा उठा रहे थे। मगर जब हमने री इश्यू किया तो कितने रुपए में री इश्यू किया है, 6 में, मतलब ₹4 का हमने क्या उठाया, लॉस उठाया। तो 7.5 का फायदा था, ₹4 का लॉस था, उसको आप घटा दीजिए। तो आपने एक अंश पे कितने रुपए का लाभ कमाया, ₹3.5 का, और ₹3.5 का गुणा आप 1000 अंशों पे कर दीजिए, 3500 निकलकर इसका उत्तर आएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए फिर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन जो है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो है देखेंगे हम जब अंश पत्र या ऋण पत्र पढ़ेंगे। तो अभी मैंने एकदम शॉर्टकट तरीका से आपको बताया है, उस समय बहुत ज्यादा डिटेल में आपको इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, है ना। चलिए, अभी तो फिलहाल हम शॉर्टकट थोड़ा सा देखें। तो सिंपल क्वेश्चन था कि जब भी पूंजी संचय में ऐसा निर्गमन कितना पैसा क्रेडिट होगा पूछेगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि कितना री इश्यू हो रहा है, उसी को आप पहले ध्यान रखिए, जितना री इश्यू हो रहा है, अब उसी पे कैलकुलेशन होने वाला है जो भी है। एक अंश पे अब ये देखिएगा, पहले कितने रुपए का आप लाभ कमा रहे थे और दोबारा निर्गमित करते समय, पुनः निर्गमित करते समय कितना लॉस आपने उठाया। तो बस 7.5 में ₹4 का लॉस उठाया, मतलब ₹3.5 आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहे। तो इस प्रकार ₹3500 जो है आपके पूंजी संचय खाते में चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विपणन मिश्रण के बारे में। चलिए, तो क्या लिखा है क्वेश्चन में कि विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं। विपणन मतलब क्या बोलते हैं, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग को यहां पर कौन कौन प्रभावित कर सकता है। पहला है उपभोक्ता की सूची में मांग का परिवर्तन, यानी डिमांड में अगर परिवर्तन होगा तो वो जाहिर सी बात है मार्केट को प्रभावित करेगा। देश का राजनीतिक माहौल, ये भी मार्केट को प्रभावित करता है। और प्रतिस्पर्धा की जो नीति अपनाई जा रही है वो भी मार्केट को प्रभावित करेगा। मतलब उपरोक्त तो सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे, क्षैतिज विश्लेषण। चलिए, तो यहां पर क्षैतिज विश्लेषण, ये वैसे क्वेश्चन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, ये एफएम का।
तो यहां पर लिखा है क्षैतिज विश्लेषण को किस नाम से जाना जाता है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज। तो इसको आप गतिशील या डायनेमिक विश्लेषण भी बोलते हैं, टाइम सीरीज भी बोला जाता है एनालिसिस, और इसको अंतर फर्म विश्लेषण इस नाम से, यानी ऑल ऑफ दिस, सभी नामों से इसको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। क्षैतिज विश्लेषण को सभी नामों से जानते हैं, गतिशील भी बोलते हैं, काल माला विश्लेषण भी बोलते हैं, और अंतर फर्म विश्लेषण भी बोला जाता है, डायनेमिक, टाइम सीरीज, इंटर फर्म, इस नाम से। हाँ देखिए, इसको मैं समझा दे रहा हूं थोड़ा सा। डायनेमिक यानी गतिशील, देखो यहां पर जो बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, क्या बोला जा रहा है यहां पर? एनालिसिस। जब जैसे डाटा जैसे जो भी दिया है, मान लीजिए कोई डाटा आपके पास है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कंपनी का कितना सेल्स रहा, कंपनी में कितने एसेट्स हैं, ये सारा जानकारी है। मान लीजिए 2010 के बारे में जानकारी था, फिर 2011 के बारे में जानकारी था, फिर 2012 के बारे में जानकारी था, फिर ऐसे करके 2013 के बारे में जानकारी था। जब किसी भी डेटा को, एक साल के डेटा को हम जब अन्य सालों से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तब इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल। दो प्रकार के एनालिसिस होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, और एक होता है वर्टिकल एनालिसिस होता है, ध्यान रखिएगा। दो प्रकार के एनालिसिस होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी एक बोलते हैं हम क्षैतिज बोलते हैं, और एक बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो दो प्रकार के विश्लेषण किए जाते हैं। जब कोई डाटा एक साल यानी कई सालों से क्या हो, संबंधित हो, यानी एक साल के डाटा को हम कई सालों के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं। और जब केवल एक ही साल के संबंध में आप क्या करोगे, डाटा का विश्लेषण करोगे, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर इसी को गतिशील के नाम से भी जानते हैं, काल माला यानी समय से रिलेटेड रहता है, टाइम सीरीज यानी इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, इससे भी, इससे भी, इसलिए उसको काल माला विश्लेषण भी बोलते हैं। और अंतर फर्म का मतलब होता है कि एक फर्म के डाटे को आप किससे, दूसरे फर्म के डाटे से भी क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। उसी चीज को यहां पर इंटर फर्म एनालिसिस के नाम से हम बोलते हैं, एक फर्म के अलावा दूसरे फर्म जो है। तो इसलिए इसको सभी नामों से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो एक होता है आपका वर्टिकल एनालिसिस भी होता है, मगर वो एक साल से ही संबंधित होता है, उसी साल से संबंधित होता है, ध्यान रखिएगा। और जबकि जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है ये एक से अधिक वर्षों से संबंधित रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 59 पे। चलिए महेश से अब एक जनरल प्रविष्टि का एक और क्वेश्चन है ना, दो क्वेश्चन हो गए जो जनरल प्रविष्टि से हमको यहां पर देखने को मिला। चलिए, तो लिखा है महेश से 20% व्यापारिक कटौती पर 8,000 रुपए सूची मूल्य का माल खरीदा गया, और आवश्यक क्या करना है, आपको प्रविष्टि देना है। तो व्यापार में दो प्रकार की कटौती दी जाती है, ध्यान रखिएगा। व्यापार में दो प्रकार की कटौती दी जाती है। पहला है टीडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। अगर हम डिस्काउंट या छूट के बारे में बात करें, छूट को ही क्या बोलते हैं, कल बताया था ना, कटौती बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं, अपहार बोलते हैं, सब किसका नाम है, डिस्काउंट का नाम है। तो व्यापार में दो प्रकार की छूट दी जाती है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्यापारिक छूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यापारिक छूट बोलते हैं। और दूसरा होता है आपका कैश डिस्काउंट, सीडी, कैश डिस्काउंट, जिसको हम नगद छूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नगद छूट बोलते हैं। तो व्यापार में दो प्रकार के छूट प्रदान की जाती है, एक होता है व्यापारिक छूट और एक होता है आपका नगद छूट, है ना। दो प्रकार के छूट या डिस्काउंट यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट के लिए किसी भी प्रकार का जनरल प्रविष्टि नहीं किया जाता है, मगर कैश डिस्काउंट के लिए जनरल प्रविष्टि किया जाता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी जनरल प्रविष्टि नहीं करते हैं, मगर कैश डिस्काउंट के लिए जनरल प्रविष्टि यहाँ पर किया जाता है नगद छूट के लिए। यानी बट्टा खाता विकलन या समाकलन किया जाएगा कब, जब नगद छूट रहेगा, मगर ट्रेड डिस्काउंट रहेगा तो उसका कोई भी लेखा यहाँ पर नहीं किया जाता है। बस उसको केवल क्या करते हैं, जो राशि रहेगा उसमें से घटा के दिखाया जाता है, राशि से घटा के दिखाया जाएगा,
उसके लिए जनरल प्रविष्टि नहीं करते मगर राशि से घटा के दिखाते। अब छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहां दे रहा हूं, समझिएगा कि मैं गया किसी दुकान में और 1,000 रुपए का हमने क्या पसंद कर लिया, शर्ट पसंद कर लिया कि भाई 1,000 रुपए का शर्ट है, कीमत बताया। अब दुकान वाले ने लिख के रखा था 10% ऑफ, ठीक है, दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा था, उसमें लिखा था 10% ऑफ, मतलब जो भी ग्राहक जाए उसको 10% क्या मिलने वाला है, छूट मिलने वाला है। तो जो शर्ट था उसका जो प्राइस था वो 1,000 था, जब वो बिल बनाएगा तो वो कितने का बिल बना के देगा आपको, उसने लिखा था 10% छूट है, यानी 1,000 का 10% छूट हो गया, मतलब ये कितने का मिलेगा आपको, 900। तो जो एंट्री होगा आफ्टर डिडक्शन एंट्री होगा, ध्यान रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो आता है उतने से ही क्रय खाता या विक्रय खाता आपको विकलन या समाकलन करना पड़ेगा यहां पर। तो यहां पर वही चीज है कि महेश से हमने 20% व्यापारिक कटौती पे 8,000 सूची मूल्य का क्या खरीदा है, माल खरीदा है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि खरीदेंगे तो माल क्या होगा, आएगा। तो व्यापार में क्या आ रहा है, माल आ रहा है, माल या जिसको हम क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। और इसी को गुड्स ना लिखकर खरीदते समय वर्तमान में क्या यूज करते हैं, खरीदते समय क्रय, परचेस, और बेचते समय क्या यूज करते हैं, विक्रय। तो या तो गुड्स अकाउंट भी लिख सकते हो या परचेस अकाउंट भी लिख सकते हो। तो परचेस अकाउंट क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है, विकलन होने वाला है, कि क्रय खाता विकलन हो जाएगा। और किससे खरीदे हैं हम लोग, महेश से। अब उधारी खरीदे हैं तो यहां पर नाम लिखना पड़ेगा किससे, महेश से। अगर नगद खरीदते तो लिखते रोकड़ खाता से, व्यापार से क्या चला जाता, पैसा, माल आता और पैसा जाता। अगर हमने पैसा नहीं दिया है तो उतने रुपए का वो हमारे व्यापार का क्या बन जाएगा, लेनदार। हम जिससे उधारी खरीदते हैं उसको क्या बोलेंगे, लेनदार। तो उतने का वो दायित्व तो हमारा बन जाएगा महेश। तो एंट्री इसका होगा क्रय खाता विकलन और महेश से। और पैसा कितना लिखना है आपको, घटा के लिखना है, ध्यान रखिएगा, घटा के। टोटल कितने का था, 8,000 का। अब 8,000 का कितना परसेंट आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 20%। तो 8 दूनी 16, 1,600 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, मतलब बिल कितने का बनेगा, 6,400 रुपए। तो यहां पर जब आप डेबिट या क्रेडिट करेंगे वो कितने से करने वाले हैं, 6,400 रुपए से करने वाले, 6,400। तो देखिए यहां पर कौन सा एंट्री आपको सही दिख रहा है, सबसे लास्ट वाला, क्रय खाता विकलन और महेश से कितना हो जाएगा, 6,400 रुपए। तो देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आए हुए हैं जो इजी क्वेश्चन भी है। तो इतना बेसिक क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से बनेगा सबसे। अगला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो यहां भारत में प्रतिकूल भुगतान संतुलन के उदाहरण क्या क्या है पूछा गया है। चलिए, भारत में प्रतिकूल भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ क्या बोला जाता है इसको, पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जो भुगतान संतुलन वर्ड है यहां पर उसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ क्या बोला जाता है, पेमेंट बोला जाता है। चलिए, तो भारत में भुगतान संतुलन, और भुगतान संतुलन हम किसको बोलते हैं, बीओपी किसको बोलते हैं, जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच संबंध रहता है उसी को बोलते हैं। और भुगतान कब संतुलित रहेगा, जब एक्सपोर्ट ज्यादा रहेगा और इंपोर्ट क्या रहेगा, कम रहेगा। मैंने साइन कैसे लगाया, ऐसा, ग्रेटर देन, जो ज्यादा मुंह खुला हुआ है वो किस तरफ है, एक्सपोर्ट की तरफ, यानी निर्यात। जब निर्यात क्या होगा, ज्यादा होगा, और आयात क्या होगा, कम होगा, इसी सिचुएशन को बोला जाता है बीओपी या बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी को भुगतान संतुलन की स्थिति बोलते हैं, कि जब निर्यात ज्यादा हो और आयात कम हो, इसी स्थिति को क्या बोला जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। तो क्वेश्चन में हम आते हैं और इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहां बोला गया है कि भारत में भुगतान संतुलन के कौन से कारण हो सकते हैं, प्रतिकूल। अब यहां पर एक वर्ड लिखा है, ध्यान रखिए, प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब होगा कि आयात ज्यादा हो जाएगा और निर्यात कम हो जाएगा। प्रतिकूल यानी दो सिचुएशन बताया था हमें, एक अनुकूल होता है और एक प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल कब होगा, जब आयात ज्यादा होने लगेगा और निर्यात
कम होने लगेगा, इस स्थिति को बोला जाएगा प्रतिकूल स्थिति। ठीक है, तो अब प्रतिकूल स्थिति कब हो सकती है? जाहिर सी बात है कि पेट्रोल की कीमतों में क्या हो रहा है? वृद्धि। अगर पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि भारत को ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ रहा है? आयात करना पड़ रहा है। बाहर से क्या हो रहा है? महंगे में सामान मिल रहा है, उसको क्या करना पड़ रहा है? आयात। ये प्रतिकूल स्थिति हो सकती है, बिल्कुल। आगे लिखा है विदेशों से ऋणों पर ब्याज का भुगतान। अगर भारत ने कहीं बाहर से क्या लिया है? ऋण लिया है, और ऋण पर क्या चुका रहा है? ब्याज अगर चुका रहा है तो ये भी भुगतान, ठीक है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति हो सकती है कि कहीं ना कहीं हमने आयात ज्यादा किया है, जिसके लिए हमको ऋण पर क्या देना पड़ रहा है? ब्याज देना पड़ रहा है। फिर आयातों का उदारीकरण, और जो भी आयात यहां पर किया गया है उसका हम उदारीकरण कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन कर रहे हैं, तो यह भी कारण किसका बनेगा? आपका प्रतिकूल स्थिति का बनेगा। आयातों में उदारीकरण का मतलब होता है कि जो भी हम आयात यहां पर कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी क्या कर रहे हैं? उदारता दिखा रहे हैं। उदारता मतलब हम जब आयात कर रहे हैं तो आयात करने पे उदारता दिखाने का मतलब यहां पर क्या होगा कि हम चीजों को कम टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं, कम टैक्स वगैरह ले रहे हैं। तो कम टैक्स वगैरह लोगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा यहां पर आयात होगा, और जहां आयात अगर ज्यादा हो रहा है मतलब ये कौन सी स्थिति को दिखाएगा? प्रतिकूल स्थिति को। ठीक है, टैरिफ में अगर कमी करेंगे तो क्या होगा? आयातों में जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह में छूट दे रहे हैं कि भाई हम इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह नहीं लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आयात करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप आयात कर रहे हैं मतलब ये प्रतिकूल स्थिति को दिखाएगा। तो तीनों ही कंडीशन जो है यहाँ पर आपका प्रतिकूल स्थिति को दिखाएगा। भुगतान संतुलन का ध्यान रखिएगा, तीनों ही कंडीशन भुगतान संतुलन के प्रतिकूल स्थिति। अगला है लेखांकन में किन तथ्यों को प्रकट किया जाता है? लेखांकन में किन तथ्यों को प्रकट किया जाता है? तो याद रखिएगा, जब भी आप जिस भी व्यवहार का लेखा करते हैं, हम व्यापार में केवल और केवल नगद व्यवहार या मौद्रिक व्यवहार, यानी जिनको नगद में हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, जिसको हम मुद्रा में क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, ऐसे व्यवहारों का ही केवल लेखा करते हैं। जैसे हमने देखा कि कोई किसी से माल खरीद रहा है, किसी को बेच रहा है, कोई भुगतान कर रहा है, कोई भुगतान दे रहा है, यानी जिस भी ट्रांसेक्शन को हम मुद्रा में क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, उसी का ही लेखांकन हम करते हैं, उसी का जनरल प्रविष्टि करते हैं। तो यहाँ पर भैया लेखांकन में किन तथ्यों को प्रकट किया जाता है? केवल और केवल मौद्रिक। तो मौद्रिक तथ्यों को प्रकट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा ए आंसर, इसका क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट आते चलिए, जब निर्गमित चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो पासबुक का जमा शेष रोकड़ पुस्तक से क्या होगा? चलिए, तो जल्दी से इसका उत्तर सभी को दे पा रहे हैं तो, नहीं तो फिर मैं बता। चलिए उत्तर दे रहे हैं, क्या होगा यहाँ पर बताइए? चलिए जल्दी से, ऑनलाइन वाले भी बताएं कि जब निर्गमित चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है तो पासबुक का जमा शेष रोकड़ बुक से क्या हो जाएगा? भाई थोड़ा सा इधर लेते हैं, चलिए। नहीं पता? चलो चलो, कुछ बताएं। मोक्षदा बताई है ठीक, बी ऑप्शन ठीक, अधिक होगा सही। चलो, एकदम सही। अब इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, सब समझिएगा। तो यहां पर हम बना रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा है कैश बुक। क्या है? कैश बुक। कैश बुक का ये डेबिट पक्ष है, मान लीजिए इधर पर्टिकुलर, और ये बैंक खाने का कॉलम है, और ये क्रेडिट पक्ष है, ये पर्टिकुलर, और ये बैंक खाने का कॉलम है। ये पर्टिकुलर, ये भी पर्टिकुलर। मान लीजिए हम कैश बुक, और यहां पर बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम पासबुक के बारे में। किसके बात कर रहे हैं? पासबुक के बारे में। पासबुक देखे हो ना सब, कैसा होता है पासबुक में? इधर क्या रहेगा? आपका डेट, फिर रहेगा पर्टिकुलर,
फिर यहां पर डेबिट, फिर यहां पर क्रेडिट, फिर रहेगा बैलेंस। तो सभी का बैंक खाते में शायद बैंक में खाता होगा और सभी के पास पासबुक होगा। तो पासबुक में डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस का कॉलम होता है। और जब हम अपने यहाँ क्या बना रहे हैं, कैश बुक या कैश लेजर बनाते हैं, तो उसका फॉर्मेट रहता है कि डेट, ठीक है, डेट का भी कॉलम रहेगा, मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूं, और भी बहुत सारे कॉलम आएंगे। अभी बस समझाने के लिए इधर कि डेबिट और कौन सा पक्ष है, क्रेडिट पक्ष है, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था कि कैश बुक का जो डेबिट साइड होता है ये रिसिप्ट साइड होता है। कौन सा साइड होता है, रिसिप्ट। और क्रेडिट साइड क्या होता है, पेमेंट साइड। यानी जिससे भी अगर आपको पैसा मिला तो उसको आप कहां लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। कहां लिखते हैं, डेबिट में। अगर मुझे पैसा मिलेगा तो जब मैं उसका कैश बुक में एंट्री करूंगा तो कहां करूंगा, डेबिट में एंट्री करूंगा। मान लीजिए आपने माल बेचा, 10,000 का माल बेचा, तो आप एंट्री क्या करेंगे, जनरल एंट्री जब करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और टू लिखेंगे सेल्स अकाउंट। यही एंट्री करेंगे हम कि रोकड़ खाता विकलन और विक्रय खाता से। तो कैश अकाउंट के डेबिट में, कैश अकाउंट के डेबिट में यहां लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा, 10,000 रुपए। यानी पैसा प्राप्त करते समय हम कहां लिखने वाले हैं, डेबिट में लिखने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अब 10,000 तो मिल गया आपको। अब यहीं पर बात करेंगे, यानी कैश की जगह हम क्या वर्ड यूज कर ले रहे हैं, बैंक, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम यहां पर जो पढ़ रहे हैं बैंक कॉलम, चेक वगैरह मिलेगा, इस टाइप का चीज। अब यहां पर जो चीज समझना है, थोड़ा सा समझिएगा कि अगर हम कैश बुक बना रहे हैं तो एंट्री कहां हो रहा है, डेबिट में। मगर पासबुक में जब आपको पैसा मिलता है तो आपका खाता डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है। जैसे आपके खाते में पैसा आया तो आपका खाता क्रेडिट हो दिखाता है कि डेबिट दिखाता है, क्रेडिट दिखाता है, ध्यान रखिएगा। पैसा कहां दिखाएगा, क्रेडिट में दिखाए, पैसा कहां दिखाएगा, क्रेडिट में। तो जब हम कैश बुक बनाते हैं तो मिलने वाले चीज को डेबिट में दिखाते हैं, मगर जब पासबुक में वही एंट्री देखोगे तो वो क्रेडिट में आपको देखने मिलेगा। जब हम किसी को भुगतान करते हैं तो हम उसका एंट्री कैश बुक में कहां करते हैं, क्रेडिट साइड में, भुगतान करने का। मगर आपके खाते से अगर आपने मान लीजिए किसी को पेमेंट किया तो आपका खाता क्या होता है, डेबिट होता है। तो पेमेंट वाला एंट्री यहां पर पासबुक में कहां होगा, डेबिट में, ध्यान रखिएगा, डेबिट में। यानी ओवरऑल अगर कहा जाए कि कैश बुक का जो डेबिट कॉलम है वो पासबुक के क्रेडिट कॉलम के बराबर है, और जो कैश बुक का जो क्रेडिट कॉलम है वो पासबुक के डेबिट कॉलम के क्या होता है, बराबर होता है। इस चीज को पहले हमेशा याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं इसी में। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि जब निर्गमित किया गया चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, यानी इफ चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आप जब किसी को पेमेंट करने के लिए क्या लिख दिए हो, चेक लिख दिए हो। कि मान लीजिए किसी को आपने 5,000 रुपए का चेक लिख के दे दिया। जब हम किसी को पेमेंट कर देते हैं या चेक दे देते हैं तो हम अपने यहां पर क्रेडिट पक्ष में कितना लिख चुके हैं, मान के चलिए 5,000। अगर मैंने किसी को चेक दिया है तो जाहिर सी बात है मैं अपना कैश बुक बना रहा हूं तो मैं कैश बुक के पेमेंट साइड में कितना लिख चुका हूं, 5,000। मान लीजिए रमेश को अगर दिया है तो नाम यहां पर रमेश का लिख देंगे कि भाई रमेश को हम कितना दिए, 5,000 का चेक दिए। अब कहता है क्वेश्चन में कि ये जो चेक है ये भुगतान के लिए प्रस्तुत ही नहीं हुआ है, यानी इस पेमेंट को आपने किया ही नहीं है। क्या लिखा है कि जब निर्गमित चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है, यानी सामने वाले को 5,000 का पेमेंट नहीं हुआ है। मगर आप तो यहां पर क्या कर चुके हैं, कैश बुक में पेमेंट कर दिए, मतलब कैश बुक आपका कम हो चुका है। और पासबुक जो है जब आपका पेमेंट हुआ ही नहीं है, सामने वाला ले जाकर चेक बैंक में जमा ही नहीं किया है, तो सामने वाले को पैसा मिला नहीं है, मतलब आपके खाते से पैसा कटा नहीं है। तो यहीं पर वही बोल रहा है कि तब पासबुक का जमा शेष यानी क्रेडिट शेष जो है वो रोकड़ पुस्तक से क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा ही तो होगा, क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ है इसलिए क्या होगा, ज्यादा रहेगा। मान लीजिए यहां पर जितना भी पैसा था उतना पैसा बना रहेगा, 5,000 का पेमेंट हुआ ही नहीं है। अगर 5,000 का पेमेंट हुआ रहता तो 5,000 यहां पेमेंट करना पड़ जाता, और फिर आपके पास पैसा कितना बचता, अगर बैलेंस के रूप में यहां लास्ट में देखते तो 5,000 रुपए। तो अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि आपका पासबुक जो है वो अधिक दिखाएगा,
ठीक है, चलिए समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। तो ये बैंक समाधान जो विवरण चैप्टर है वहां का क्वेश्चन है। तो जब हम बैंक समाधान विवरण जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी इन चीजों को हम बहुत डिटेल में देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक अच्छा सूचकांक निम्न परीक्षण को संतुष्ट करता है। ये आपका स्टैटिस्टिक्स यानी इकोनॉमिक्स पोर्शन का क्वेश्चन है और इसका एकदम सिंपल सा आंसर है। यहां पर आपको इकाई परीक्षण भी देखने को मिलेगा, समय भी और तत्व उपयुक्त सभी जो है यहाँ पर आपको परीक्षण देखने को मिलता है। यानी एक अच्छा सूचकांक जो है या इंडेक्स नंबर जो आप देखेंगे तो किसको किसको सेटिस्फाई करता है, इकाई परीक्षण को, समय उत्क्रमणिता और तत्व उत्क्रमणिता सभी को, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल और यहाँ पर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो इन सभी टेस्टों के बारे में वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे जब स्टैटिस्टिक्स में हम आएंगे। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है यहाँ पर हमारा सही जोड़ी मिलाइए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही जोड़ी मिलाइए। तो चलिए सही जोड़ी मिलाते, बहुत आसान प्रश्न है। अब यहां पर हम पूरा इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड्स, और वो भी कौन से स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, लेखांकन मानक के बारे में जब हम बात करेंगे वहां पर देखेंगे कि वर्तमान में जो है टोटल अगर देखेंगे अब तक कितने अकाउंटिंग, अब इसमें भी अलग अलग है। एक IAS पढ़ोगे, IFRS पढ़ोगे, AS पढ़ोगे, इंड AS पढ़ोगे। 4 प्रकार के AS हम लोग देखेंगे, 4 प्रकार के AS के बारे में या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर देखोगे तो IASC के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद IASC हो गया तो IASC के बारे में हम बात करेंगे, ASB के बारे में बात करेंगे, ठीक है, IFRS के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारी कमेटियां जो है बनाई गई हैं किसमें, अब यहां पर बता दे रहा हूं ये शॉर्ट में क्या है। AS का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो भी लेखांकन संबंधी नीतियां है, पॉलिसीज है, उसमें इक्वलिटी लाने के लिए, समरूपता लाने के लिए या यूनिफॉर्मेलिटी बोल सकते हैं, वो लाने के लिए यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। यानी हर देश में जो है लेखा कार्य अगर अलग अलग हिसाब से रखा जाएगा तो आपस में व्यापार करने में क्या होगी, कठिनाई होगी। इसलिए सभी देश जो है अपना लेखा व्यवहार लगभग एक जैसा रखे, एक जैसा मेंटेन करे, इसलिए क्या बनाई जाती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाई जाती है। तो कई बार पूछता है क्वेश्चन कि AS जो है क्यों बनाया जाता है, तो लेखांकन नीतियों में एकरूपता लाने के लिए जो है आपका AS या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाया जाता है। तो टोटल जो 32 स्टैंडर्ड्स है वो सारे मैं याद करा दूंगा, उसका प्रॉमिस है कि हर एक विद्यार्थी या स्टूडेंट्स को पूरे 32 स्टैंडर्ड्स पूरा मुंह जबानी में याद करा दूंगा, है ना, जब हम इसको पढ़ेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं है। तो अब कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इशू किए गए हैं, किससे किससे रिलेटेड है, थोड़ा सा उसको यहां पर देख लेते हैं। सही जोड़ी मिलाने बोला है, तो अगर आप बात करते हैं यहां पर AS3 के बारे में बात करते हैं, तो AS3 जो है आपका रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित है। AS6 के बारे में बात करेंगे तो ये हरास या डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। AS26 जो है अमूर्त संपत्ति या जिसको इंटेंजिबल एसेट्स बोला जाता है उससे रिलेटेड है। और AS10 जो है स्थायी संपत्तियों के लेखांकन से संबंधित है, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है। तो इस प्रकार अगर AS3 देख रहे हो तो A का आंसर आ रहा है D, पहले का D देखो और दूसरे का क्या मिल रहा है, A। तो पहले का D और दूसरे का A कहां पर है आपका, ऑप्शन नंबर C में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर C है वो इसका राइट आंसर है। तो जब हम AS पढ़ेंगे तो पूरा सारा चीज बताऊंगा वहां पर कि भाई IASC का गठन कब होता है ना। हम लोग 29 जून 1973 पढ़ते हैं, फिर 77 में हम 21 अप्रैल 1977 में देखते हैं कि ASB का गठन किया जाता है, यानी इंडिया स्तर पर, ठीक है। और जो आपका IASC जो पढ़ते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी जो है, उसके बारे में जब वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी से वो बोर्ड बनता है, बाद में जाकर IASB भी बनता है वो ना, IASC जो है बाद में IASB बनता है। तो सारे चीजों को हम
वहां पर जब वो चैप्टर आएगा, वहां पर जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पर उस चीज को हम देखेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं इसी में 65 में। चलिए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, कंप्यूटर वाला कोई भी बता देगा। चलो क्या होना चाहिए भाई इसका आंसर, जल्दी से बताएं। सही जोड़ी बनाना है। सीपीयू किससे रिलेट करोगे? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो तो दिख ही गया, पहले का क्या मिल गया? सी मिल गया। स्थायी मेमोरी क्या होता है? रोम जो है आपका क्या है? स्थायी मेमोरी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में क्या रखोगे? एमएस एक्सेल, जो भी एप्लीकेशन के रूप में। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? विंडोज। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा? पहले का क्या आ रहा है? सी, और दूसरे का क्या आ रहा है? स्थायी मेमोरी रोम, दूसरे का डी। तो पहले का सी और दूसरे का डी किस में देखने को मिल रहा है? पहले ऑप्शन में। चलिए, तो इसका पहला जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। चलिए 66 में आते हैं। तो जिस प्रणाली में विनिमय दर को सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है क्या कहलाता है? अच्छा, विनिमय दर में आपको देखेंगे तो तीन प्रकार के एक्सचेंज रेट देखने को यहाँ पर मुख्य रूप से मिलते हैं। तीन प्रकार के एक्सचेंज रेट है, एक है फ्लेक्सिबल, एक है फिक्स, और एक है मैनेज्ड लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं, यानी लोचदार, स्थिर और प्रबंधित। तो विनिमय दर होता क्या है वैसे? किसको बोलते हैं? एक्सचेंज रेट। जब एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश की रुपए या करेंसी से क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सचेंज रेट बोलते हैं, एक्सचेंज रेट बोलते हैं। यानी हम किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करना चाहेंगे तो हमारे रुपए का वैल्यू दूसरे देश के डॉलर के बराबर कितना है, या पाउंड के बराबर कितना है ना, या रियाल के कितना है, इसका तुलना जो किया जाता है, यानी एक देश के करेंसी का जब कंपेयर किसी दूसरे देश के करेंसी से किया जाता है, उसी को यहां पर विनिमय दर के रूप में बोला जाता है। तो अब यहां पर है कि भाई लोचदार विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर और प्रबंधित या तरंतशील किसको बोलेंगे? तो ध्यान रखिएगा, जहां पर सरकार के द्वारा थोड़ा नियंत्रण किया जाता है, यानी सरकार द्वारा अगर नियंत्रण के बारे में बात करें तो उसको बोला जाता है आपका स्थिर विनिमय दर। और जहां पर बाजार के मांग और पूर्ति के आधार पर, यानी बाजार के अनुसार अगर जो भी यहां पर विनिमय दर निर्धारित होता है, यानी मांग और पूर्ति के आधार पे जो दर निर्धारित होता है उसको लोचदार बोलते हैं। और प्रबंधित तरलशील किसको बोला जाता है? जहां पर सरकार और प्लस क्या रहेगा? बाजार, दोनों देखने को मिलता है, उसको बोला जाता है प्रबंधित तरलशीलता, यानी मैनेज्ड लिक्विडिटी बोला जाता है। तो यहां पर जो सामान्य रूप से जो दरें होते हैं वो बाजार के आधार पर ही रहते हैं, मगर जब अगर सरकार को लगता है कि चीजें बहुत कंट्रोल से बाहर चले जा रही है, तब सरकार अपना नियंत्रण वहां थोड़ा सा दिखाता है, स्थापित करता है। मगर इसमें जनरली जो रहता है वो बाजार के आधार पर ही मूल्यों का, विनिमय दर को निर्धारित किया जाता है। मगर जब सरकार को महसूस हो कि नहीं, जो विनिमय दर है वो बहुत आवश्यकता से अधिक हो जा रहा है या अलग चला जा रहा है, अलग लेवल पे, तो सरकार फिर वहां पर अपना नियंत्रण क्या करता है? थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता है। तो दोनों का मिला जुला रूप है, ध्यान रखिएगा, प्रबंधित तरलशीलता। और जहां केवल सरकार के द्वारा विनिमय दर को निर्धारित किया जा रहा है उसको फिक्स्ड बोला जाएगा, और जहां बाजार के अनुसार रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर लोचदार विनिमय दर बोलेंगे। चलिए मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 67। चलिए क्या लिखा है यहाँ पर? 67 क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। विपत्र की परिपक्वता तिथि पर यदि सार्वजनिक अवकाश हो तो विपत्र का भुगतान का देय तिथि होगा। अब ये जो क्वेश्चन है, एक चैप्टर है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी विनिमय विपत्र करके एक चैप्टर है, वहां का ये प्रश्न है। तो जब भी हम किसी से क्या करते हैं, देखिए व्यापार में जो व्यवहार होते हैं, जरूरी नहीं कि सारे सारे नगद व्यवहार हो।
आज के समय में कोई भी व्यापार अगर अपने व्यापार का विस्तार करना चाहता है तो नगद और उधार दोनों प्रकार के उसको सौदे करने पड़ते हैं, है ना। नगद और उधार दोनों प्रकार के वो सौदे करेगा। तो जब भी उधार सौदे जहां पर उत्पन्न होते हैं तो उधार सौदों के संबंध में जो विपत्र जारी किया जाता है, एक दूसरे से प्रतिज्ञा ली जाती है, प्रॉमिस किया जाता है कि भाई पैसा आने वाले समय में आपको इतने दिनों के बाद दे दूंगा, तो वहां पर इन प्रपत्र या प्रलेखों को ही हम विपत्र के नाम से जानते हैं या बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। उधार सौदों के संबंध में रहता है, ठीक है। जिसको मिलता है उसके लिए वो प्राप्य विपत्र होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है, और जिसको दिया जाए यानी जो देता है उसको क्या बोलते हैं, जिसको मिल रहा है उसके लिए प्राप्य विपत्र, और जो दे रहा है उसके लिए देय विपत्र होता है, बिल्स पेबल होता है। जैसे मुझे मिला विपत्र तो वो मेरे लिए प्राप्य विपत्र कहलाएगा, और जो व्यक्ति मेरे को दे रहा है उसके लिए वो देय विपत्र कहलाएगा, बिल्स पेबल कहलाएगा। तो अब विपत्र का मतलब एक प्रकार से मान लीजिए प्रतिज्ञा पत्र है या चेक है कि भाई इतने दिन बाद आप लगा देना, इतने दिन बाद आपका भुगतान हो जाएगा। तो विपत्र में एक तिथि मेंशन होता है, एक निश्चित तिथि के लिए हमेशा क्या लिखा जाता है, विपत्र लिखा जाता है कि मैं 2 महीने के बाद आपको विपत्र का भुगतान, उसमें स्टाम्प शुल्क वगैरह सब लगा रहता है ना, यानी प्रॉपर गवर्नमेंट का जो स्टाम्प शुल्क वगैरह है वो सब लगा रहेगा, साइन वगैरह रहता है, यहाँ पर लेखक या हस्ताक्षर रहेगा लेखक का। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो प्रतिज्ञा करता है कि भाई ठीक है मैं आपको 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद पैसा दूंगा। तो एक निश्चित तिथि मान लीजिए 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को क्या लिखा गया, विपत्र लिखा गया। कब लिख रहा है विपत्र, 1 अप्रैल को विपत्र लिखा गया, और समय दिया गया 2 माह का कि मैं 2 माह के बाद आपके पैसे का भुगतान कर दूंगा। तो अप्रैल के बाद क्या आएगा, ठीक, मई और जून। यानी पेमेंट कब होने वाला है, अप्रैल से आप पहुंचेंगे मई में तो 1 महीना, और जून में पहुंचेंगे तो 2 महीना, यानी 1 जून जो है ये आप पहुंचेंगे यहां पर। पेमेंट का जो तिथि बनने वाला है कौन सा बनने वाला है, 1 जून का। मगर विपत्र के भुगतान के संबंध में हमेशा याद रखिएगा, एक क्वेश्चन इसको भी पूछता है, इसको अलग से लिख लेना, अनुग्रह दिवस, इसको बोला जाता है अनुग्रह दिवस। जो आप एक्स्ट्रा यहां पर टाइम देते हैं, अनुग्रह दिवस कितने दिनों का होता है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, 3 दिनों का होता है, ध्यान रखिएगा। यानी जहां पर इट मींस कि आपने जिस दिन विपत्र लिखा और उसके बाद जितने भी माह का लिखा उसको जोड़कर जो दिन आया, वहां से आप प्लस कितना दिन एक्स्ट्रा उसको समय देते हैं, 3 दिन का। तो 1 में 3 प्लस करिए, मतलब कितना, 4 जून है, ये डेट बनेगा भुगतान तिथि का। ये डेट बनेगा किसका, भुगतान तिथि का, भुगतान तिथि का। तो यहां पर जो ग्रेस पीरियड है, यहां पर ग्रेस पीरियड जिसको बोला जाता है ना, अनुग्रह दिवस जो दिया जाता है वो कितने दिन का होता है, ध्यान रखिएगा, 3 दिन का समय एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो जिस दिन विपत्र लिखा उससे 3 दिन एक्स्ट्रा टाइम, जहां पर आपका 4 जून का यहां पर पेमेंट बन रहा है। अब यहां पर बात हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर 3 दिन का तो समय एक्स्ट्रा देंगे हम, यानी ये 4 तारीख का बन गया भुगतान तिथि। एक बार कई बार क्वेश्चन कैसा आ सकता है, इसमें कोई भी एक क्वेश्चन देगा कि इतने तारीख को विपत्र लिखा गया, इतने समय के लिए लिखा गया, 2 माह के लिए या 3 माह के लिए लिखा गया, बताइए इस विपत्र की भुगतान तिथि क्या होगी, बताइए इस विपत्र की भुगतान तिथि क्या होगी, या परिपक्वता तिथि क्या होगी, मैच्योरिटी डेट क्या होगा। ऐसा करके भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है, छोटे से क्वेश्चन। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिस दिन लिखा गया वहां से जितने माह रहेगा उसको प्लस करिएगा, प्लस 3 दिन आप एक्स्ट्रा लीजिएगा। अब क्वेश्चन में अगर एक इंफॉर्मेशन दे देता है कि जिस दिन भुगतान का यानी तिथि बन रहा है उस दिन जो है आपका, जैसे यहां पर बोला है कि जिस दिन परिपक्वता तिथि आ रही है वहां पर सार्वजनिक क्या हो जा रहा है, अवकाश हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, सार्वजनिक अवकाश। अगर कोई सार्वजनिक अवकाश का मतलब होता है गांधी जयंती आ गया, 15 अगस्त आ गया, 26 जनवरी आ गया, ठीक है, जहां पर जो राष्ट्रीय अवकाश होते हैं उसको हमको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय अवकाश का जो दिन रहेगा, ध्यान रखिएगा, उस दिन के 1 दिन पहले भुगतान तिथि माना जाएगा। कहने का मतलब 4 जून को मान के चलिए अगर पड़ गया स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त, सॉरी स्वतंत्रता नहीं लेते हैं,
यहां पर 4 जून को कोई सा भी यानी जो सरकारी छुट्टी हो, सार्वजनिक क्या हो, छुट्टी हो, मान लीजिए जून के समय तो अब कोई त्योहार आ नहीं रहा है, जो भी है, जो भी डेट मान लीजिए इसी समय, अगर वैसे तो होली आपका कब रहता है, मान लीजिए यहां पर रामनवमी का ही छुट्टी दे दे रहे हैं, ठीक है, सरकार के द्वारा सार्वजनिक अवकाश की छुट्टी घोषणा कर दी गई कि रामनवमी का सरकारी छुट्टी रहेगा, तो 4 जून का पेमेंट का तिथि नहीं बनेगा, इसके एक दिन पहले ध्यान रखिएगा 3 जून का स्थिति बनेगा। क्या बनेगा? 3 जून। यानी यहां पर आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब भी विपत्र लिखा जाएगा, परिपक्वता तिथि जो रहेगा, अगर सार्वजनिक अवकाश आया तो एक दिन पहले जो है आपका भुगतान का तिथि बनेगा या भुगतान की देय तिथि बनेगा। यहीं पर एक क्वेश्चन और लिख लेना, ठीक है, यदि सिचुएशन क्या हुआ, यदि आकस्मिक छुट्टी रहा, यदि आकस्मिक छुट्टी रहा तो एक दिन बाद जो है विपत्र का भुगतान तिथि बनेगा, ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक छुट्टी रहा तो एक दिन पहले, और आकस्मिक छुट्टी लिखा रहेगा तो एक दिन बाद बनेगा। इस चीज को हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, चलिए मोक्षदा जी, ठीक, बढ़िया, नीतीश भाई, चलो, तो यहां पर समझ में आया कि जब भी विपत्र लिखा जाएगा इसके 2 सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर सार्वजनिक छुट्टी पड़ेगा तो एक दिन पहले माना जाएगा विपत्र का भुगतान का तिथि, अगर आकस्मिक छुट्टी हो गया तो एक दिन बाद का यहां पर भुगतान का तिथि माना जाएगा। जैसे कई बार बैंक वगैरह में आकस्मिक छुट्टी हो जाता है ना, तो वही सिचुएशन कि आकस्मिक छुट्टी हो गया तो आपका एक दिन बाद लिया जाएगा। तो दोनों सिचुएशन को मैंने यहां पर बता दिया आपको। चलिए, अनुग्रह दिवस भी बता दिया मैंने, कितने दिन का होता है, 3 दिन का, याद रखिएगा 3 दिन का जो है अनुग्रह दिवस चलता है। नेक्स्ट आते हैं, किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदारी फर्म के समापन पर हुए पूंजी के लाभ को साझेदारों में कैसे बांटा जाता है। तो साझेदारी अनुबंध, किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में, यानी कहने का मतलब है जब हम साझेदारी पढ़ते हैं तो साझेदारों ने आपस में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया है। तो जब भी साझेदार आपस में समझौता नहीं करते हैं तो जो भी लाभ रहता है उसको हमेशा किस में बांटा जाएगा, यहां पर देखो यहां पर क्या बोला है, पूंजी लाभ, एक वर्ड ये है यहां पर, किसी अनुबंध के अभाव में साझेदारी फर्म के समापन पर हुए पूंजी लाभ को, यहां पर ये नहीं बोला कि सामान्य लाभ है, कौन सा लाभ है बोल रहा है, पूंजी लाभ है, तो इसको साझेदारों में विभाजित किया जाता है। तो कौन से अनुपात में बांटा जाता है, जो भी लाभ हो, चाहे पूंजी लाभ हो या सामान्य लाभ हो, सारे लाभों को समान अनुपात में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, तो इसको पूरा पढ़ाऊंगा मैं। तो साझेदारी जब संलेख आप नहीं करेंगे तो जो भी लाभ होगा उसको क्या करते हैं, समान अनुपात में बांटते हैं। जो भी लाभ रहेगा उसको किस अनुपात में बांटा जाता है, समान अनुपात में बांटा जाएगा। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है, अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज 6% दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, पूंजी पर ब्याज नहीं देते हैं, अतिरिक्त पूंजी पर 6% ब्याज दिया जाता है वार्षिक, और किसी भी सक्रिय साझेदार को वेतन नहीं दिया जाता। ये सारे चीज मैं लिखाऊंगा जब आएगा तो, ठीक है ना। तो अभी का क्लास क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। आगे चलते हैं, 69 पे चलते हैं, एस्चिट। तो ये जो एस्चिट आपको दिया हुआ है यहां पर, ये कौन से चैप्टर का है, जब आप क्या पढ़ने वाले हैं, बजट। जब आप बजट पढ़ते हैं तो बजट में इसके बारे में आपको जानकारी मिलता है, क्या चीज के बारे में, एस्चिट के बारे में। और क्या है बजट, एस्चिट मैं बता रहा हूं। एक आप पढ़ेंगे जो भी सार्वजनिक आय जो है, सार्वजनिक आय जो है वो 2 प्रकार से आपको देखने को मिलने है वाला है, राजस्व और गैर राजस्व, ठीक है। तो इसको सार्वजनिक आय या आयगत भी बोल सकते हैं। तो एक पूंजीगत आय होता है और एक आयगत
रेवेन्यू जिसको बोलते हैं ना, रेवेन्यू संबंधित या आयगत। तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमको, जो भी सार्वजनिक आय होता है उसमें राजस्व एक पॉइंट होता है, यानी जो, और एक होता है गैर राजस्व। राजस्व मतलब जहां पर आप टैक्स के माध्यम से क्या कर रहे हैं, पैसा लेते हैं, वो राजस्व के अंतर्गत चला जाता है। और जो बिना टैक्स से रिलेटेड रहता है वो गैर कर राजस्व के अंतर्गत आता है, गैर कर राजस्व के अंतर्गत आता है। तो यहां पर जो एस्चिट है वो किसके अंतर्गत आएगा आपका, ये गैर कर राजस्व के अंतर्गत। यानी जब सरकार को जो पैसा मिलता है वह बिना टैक्स के माध्यम से नहीं मिल रहा है, अन्य किसी माध्यम से मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, गैर कर राजस्व। और गैर कर राजस्व में क्या क्या आ सकता है, जैसे आप पढ़ेंगे फीस, लाइसेंस, शुल्क, फीस व लाइसेंस शुल्क पढ़ सकते हैं। इसी में और क्या क्या पढ़ सकते हैं आप, जो भी जुर्माना वगैरह है, जुर्माना आपको देखने को मिलता है। और भी जो सरकारी उपक्रम से लाभ वगैरह रहेगा, सरकारी उपक्रम के लाभ वगैरह रहेगा, ये भी आ जाएगा आपका। और उसी में एक पॉइंट आपको देखने को मिलता है, क्या चीज भाई, एस चीट। जो भी सरकार ने जुर्माना लगाया, सरकारी उपक्रम के लाभ है, फीस लाइसेंस शुल्क ले रहे हैं, ठीक है। और उसी में एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, क्या चीज, एस चीट देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो होता क्या है एस चीट, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर कोई ऐसी संपत्ति है, ठीक है, ऐसी कोई संपत्ति है जिसका कोई वसीयतनामा नहीं बना है और उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो सरकार के द्वारा ऐसे जब भूमि या जो संपत्ति को जब अधिग्रहित कर लिया जाता है तब उसको एस्चिट का नाम दिया जाता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? मैंने ये कहा कि ऐसी कोई संपत्ति जिसका जो भी वसीयत है नहीं बना है, उसका कोई भी मालिकाना हक किसी के पास नहीं है, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति अगर किसी का मालिकाना हक भी है और वो किसी नॉमिनी का नाम वहां मेंशन नहीं करता है कि मेरे मरने के बाद इसको मिल जाए, तो अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो सरकार उस संपत्ति को जब्त कर लेता है या अपने अंडर में ले लेता है, उसी को एस्चिट बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये किसका, अभी जो बताया मैं, किसके अंतर्गत आएगा, अच्छा राजस्व प्राप्तियों, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, राजस्व के अंतर्गत ही आएगा ये, सॉरी मैं गैर कर राजस्व बोल देता, राजस्व के अंतर्गत ही आएगा। एक होता है राजस्व प्राप्ति और एक होता है पूंजीगत प्राप्ति, सॉरी है ना, पूंजीगत। तो कैपिटल में नहीं आएगा, किस में आएगा, राजस्व ने आयगत, यहां पर थोड़ा सा वो वर्ड के वजह से हो गया। राजस्व को ही क्या बोला जाता है, आयगत बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है, आयगत बोला जाता है। और एक होता है पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति और पूंजीगत। आयगत प्राप्तियों को ही क्या बोला जाता है, राजस्व प्राप्ति बोलते हैं ना, ठीक। और राजस्व को भी ही दो भाग में बांट सकते हैं, कर और गैर। यानी राजस्व को कितने भागों में बांट सकते हैं, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। तो राजस्व के अंतर्गत कर राजस्व और गैर कर, तो ये गैर कर राजस्व के अंतर्गत ही आएगा, मगर ये राजस्व का ही पार्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी अगर आप आय के बारे में बात करेंगे तो आय को दो भागों में बांट सकते हैं, एक आप बांट सकते हैं राजस्व में और एक बांट सकते हैं आप पूंजीगत में, है ना। तो राजस्व को भी कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में, एक कर और एक गैर कर। तो ये गैर कर का ही क्या है, पार्ट है, ध्यान रखिएगा ना, गैर कर राजस्व का ही क्या है, ये पार्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग अगर बढ़ रही है, एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग बढ़ रही है, इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं बताइए। अगर डिमांड बढ़ रहा है, अब डिमांड बढ़ रहा है मतलब कि निर्यात में क्या हो रहा है भाई, जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उसी से क्या हो रहा है, डिमांड आपका बढ़ रहा है। निर्यात बढ़ रहा है मतलब डिमांड बढ़ रहा है, तभी तो आपका एक्सपोर्ट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आयात में क्या आ रही है, गिरावट आ रही है, तभी तो आपका डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। और निवेश व्यय में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इस प्रकार उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम जल्दी से। एक उपभोक्ता तब संतुलन में होता है जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तो इसका उत्तर है आपका, तो जब सीमांत उपयोगिता पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। अभी जल्दी से मैं बता दे रहा हूं क्योंकि टाइम थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा हो चुका है। तो एक उपभोक्ता
तब संतुलन में होता है जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, समान होती है। तो सीमांत उपयोगिता के बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, तो जब समान होता है तब ये होगा। 72 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को संगठित करने का कौन सा रूप सबसे अधिक प्राचीन है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अगर उपक्रम है और उस उद्यम को अगर आप संगठित करने के बारे में बात करेंगे तो ये विभागीय उपक्रम जो बात करते हैं हम लोग, डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज है, इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को क्या किया जाता है, संगठित करने का जो यहाँ पर अगर सबसे प्राचीन रूप देखते हैं तो वो विभागीय उपक्रम देखने को आपको मिलेगा। अगला है 73 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं हम। थोक व्यापारी की सेवाओं में क्या शामिल नहीं होगा, बताइए। थोक व्यापारी की सेवाओं में क्या शामिल नहीं होगा? तो जो थोक व्यापारी है वो फुटकर व्यापारी को सेवा देगा और उत्पादक से भी संबंध रखता है, मगर वो उपभोक्ता से किसी प्रकार से संबंधित नहीं होता। थोक व्यापारी उत्पादक से माल खरीदता है, फुटकर को बेचता है, उपभोक्ता इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो कहने का मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपभोक्ताओं के लिए सेवा। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टाफिंग प्रक्रिया का क्या बोला गया है, चरण। चलिए आते हैं स्टाफिंग प्रक्रिया के चरण। तो स्टाफिंग प्रक्रिया का जो पहला चरण है वो है मानव शक्ति का क्या करना, नियोजन करना। तो मानव शक्ति का नियोजन जो है यही स्टाफिंग का क्या है, पहला चरण। तो स्टाफिंग के भी चरण देखोगे तो बहुत सारे हैं, इसके बाद पहला चरण यही है। फिर अगला आप एक पढ़ते हैं भर्ती, फिर उसके बाद पढ़ते हैं चयन, यानी जिसको हम रिक्रूटमेंट बोलते हैं। फिर चयन यानी सिलेक्शन बोलते हैं। सिलेक्शन करने के बाद फिर आगे और भी बहुत सारे क्या है, प्रोसेस है यहाँ पर, यानी और भी बहुत सारे प्रोसेस है जिसको हम जब चैप्टर आएगा वहां पर पढ़ेंगे। अगला चलते हैं 75, खत्म करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। तो लास्ट क्वेश्चन है, सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में क्या करना है, हस्तांतरित किया जाता है। तो सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदारों के खाते में हस्तांतरित किया जाता है, कौन से अनुपात में? यानी ये क्वेश्चन साझेदारी का है। साझेदारी का एक क्वेश्चन और देखने को मिल गया कि जब भी सामान्य संचय हो, यानी जब बैलेंस शीट दिया रहता है उसमें कोई सामान्य संचय हो, कोई पुराना लाभ हानि हो, इसको हमेशा याद रखिएगा, पुराने अनुपात में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में इसको क्या किया जाता है, बांटा जाता है। चलिए, तो आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। होप सो सभी को पसंद आया होगा और बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। और भी डिटेल हम दे सकते हैं, मगर थोड़ा अभी क्लास जो है एमसीक्यू कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा मैं डिटेल उतना नहीं दे रहा हूं। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उस समय और डिटेलिंग इस पे बात किया जाएगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। चलिए, चलिए, वेलकम जी।